कॉन्सर्ट का माहौल एकदम पागलपन वाला था। लाइट्स चमक रही थीं, म्यूजिक का बेस सीधा सीने में बज रहा था। मैं स्टेज पर खड़ी उस स्लिम सी लंबी टांगों वाली आर्टिस्ट को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्ला पड़ा, सिस्टर तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो यार, क्या कमाल लग रही हो। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरे क्लोज फ्रेंड ने झट से मेरा मुंह अपने हाथ से दबा दिया। उसकी आंखें फटी हुई थीं। वो मेरे कान के पास फुसफुसाया, पागल हो गया है क्या भाई, ये लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, तुझे अपनी बीवी से जरा भी डर नहीं लगता क्या। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, लेकिन मैं एकदम चिल था, बिल्कुल रिलैक्स। मैंने उसी टोन में फ्लर्ट करते हुए था, अरे यार अब मेरी कोई बीवी नहीं है, हम दोनों का पहले ही डिवोर्स हो चुका है। मेरा दोस्त एक सेकंड के लिए एकदम सुन्न पड़ गया, जैसे उसके कानों ने काम करना बंद कर दिया हो। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और उसके कान के पास जाकर थोड़ा तेज आवाज में बोला, मैंने उस अमीर जादी को पहले ही डिवोर्स दे दिया है भाई। जैसे ही मेरे मुंह से ये लाइन निकली, पता नहीं कैसे, पर मेरे आसपास का पूरा हॉल अचानक से एकदम शांत हो गया। वो जो शोर था, वो जो म्यूजिक था, सब जैसे एक झटके में गायब हो गया। हर कोई मुड़कर मुझे घूरने लगा। मेरे दोस्त के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी घबराई हुई आंखें देखकर मुझे अचानक से फील हुआ कि माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया है। बिना किसी वजह के मेरे दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। एक अजीब सी बेचैनी हुई और मैंने इंस्टिंक्ट के मारे पीछे मुड़कर देखा। उन बिखरी हुई रंग बिरंगी लाइट्स के बीच वो खड़ी थी, जियांग नियानसी। उसके माथे की नसें गुस्से से तनकर बाहर आ गई थीं। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं उसे देखकर हैरान तो था, लेकिन मेरे अंदर कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे याद था कि पिछले जन्म में मेरी और जियांग नियानसी की शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी। हमारे 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा लियू यूचेन और एक बेटी लियू युए। हम 62 साल तक एक ही छत के नीचे रहे, लेकिन उस घर में कभी खुशी नहीं थी। वजह साफ थी, जियांग नियानसी के दिल में सिर्फ और सिर्फ उसका पहला प्यार बसता था, शियाओ जियान। और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि धीरे धीरे मेरे खुद के दोनों बच्चे भी शियाओ जियान को ही अपना मानने लगे थे। वो मुझसे दूर होते गए और उसके करीब। बुढ़ापा आया तो मुझे अल्जाइमर ने घेर लिया। मेरी याददाश्त जाने लगी और जियांग नियानसी ने क्या किया, उसने मेरे आराम और इलाज का बहाना बनाया और मेरी ही जन्मदिन वाले दिन मुझे एक पुराने सूने घर में अकेला छोड़ दिया। मुझे याद है वो दिन, मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने अपनी बीवी और बच्चों को फोन मिलाया था और उधर से पता चला कि वो लोग शियाओ जियान के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। मैं अकेला अपने लिए जन्मदिन के लॉन्ग लाइफ नूडल्स बनाने किचन में गया था, लेकिन उस अल्जाइमर की वजह से मैं गैस का स्टोव बंद करना भूल गया। आग लगी और धीरे धीरे उस आग ने मेरे पूरे शरीर को अपनी लपटों में ले लिया। जलती हुई उस भयंकर दर्द के बीच मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकली थी, अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इस औरत और इस परिवार के लिए कभी बर्बाद नहीं करूंगा। इसलिए जब मैंने दोबारा आंखें खोली और खुद को रीबॉर्न पाया, तो मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैं सीधा डिवोर्स के पेपर्स लेकर उसके उस सच्चे प्यार के पास पहुंच गया। कैफे में शियाओ जियान मेरे सामने बैठा था। मैंने पेपर्स उसकी तरफ खिसकाए और बहुत ही शांत आवाज में कहा, मुझे डिवोर्स चाहिए। जियांग नियानसी अब तुम्हारी है और वो बच्चे भी तुम्हारे ही हैं। शियाओ जियान मुझे देखकर एकदम शॉक में था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं खुद अपने कदम पीछे खींच रहा हूं। मैंने अपनी बात को वैसे ही ठंडे लहजे में पूरा किया, क्योंकि वो सब मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करते हैं, तो यही ठीक रहेगा। इससे सबकी मुराद पूरी हो जाएगी। बस ये कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने दो, फिर उससे साइन करवा लेना। मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इस बार मैं अपनी पुरानी गलतियां दोहराने की मूड में बिल्कुल नहीं था। मैं वो लियू हाओयू नहीं बनना चाहता था जिसे उसके ही घर में कोई कुत्ते की तरह भी ना पूछे। शियाओ जियान ने अनजाने में अपने पानी के ग्लास को छुआ। उसकी भौहें तन गई और वो एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, लियू हाओयू, ये कौन सा नया गेम खेल रहे हो तुम? मैं उसके चेहरे के बदलते भाव देख रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा यार, मुझे बस अब ये सब और नहीं झेलना। तुम्हें भी पता है कि बाहर लाइन लगी है उन लोगों की जो तुम्हारी इस जगह पर आना चाहते हैं, तो बस मैं ये जगह तुम्हें सौंप रहा हूं। मेरी इस बात पर शियाओ जियान के चेहरे का वो बनावटी नकाब हल्का सा दरका। उसने टेबल पर रखे उस अग्रीमेंट को बहुत देर तक घूरा और फिर एक झटके में उसे उठा लिया। ठीक है, उसने कहा, अगर बात यही है तो मैं भी अब कोई फालतू का दिखावा नहीं करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना,
जो चीज एक बार मेरे हाथ में आ जाती है मैं उसे कभी वापस नहीं करता। तुम टेंशन मत लो, मैंने एक हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ कहा। मुझे जरा भी पछतावा नहीं होगा। कैसे होता पछतावा? पिछली जिंदगी में मैं वो अकेलापन और वो दर्द घूंट घूंट कर पी चुका था। शियाओ जियान उठा और कैफे में ही एक दूसरे टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने बहुत ही स्टाइल से अपना फोन निकाला और कुछ टाइप करने लगा। जैसे ही कॉल उठी उसकी आवाज का वो रूखापन एकदम से गायब हो गया। वो बहुत सॉफ्ट आवाज में बोला, नियांसी, मैं लैंसन कैफे में हूं, क्या तुम मुझे पिक करने आ सकती हो? मैं वहीं एक कोने में बैठा था। मेरे होठों पर एक बहुत ही कड़वी सी स्माइल आ गई। मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं जियांग नियांसी को 10-10 बार कॉल करता था और 9 बार तो उसका असिस्टेंट फोन उठाकर कहता था कि वो बिजी हैं। लेकिन आज 20 मिनट भी नहीं लगे होंगे। वो औरत जिसके पास मीटिंग्स के अलावा किसी चीज के लिए वक्त नहीं होता था, कैफे के दरवाजे पर खड़ी थी। ग्लास विंडो के आर पार मैंने उसे देखा। वो तेज कदमों से अंदर आ रही थी। उसने एक बहुत ही महंगा व्हाइट सूट पहना हुआ था जो उसकी पर्सनैलिटी और उन लंबी टांगों को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। उसके साथ 5 साल का लिू यू चेन और 4 साल की लिू यूए भी थे। जैसे ही उन बच्चों की नजर शियाओ जियान पर पड़ी, वो दौड़ते हुए उसकी तरफ गए और उससे लिपट गए। अंकल जियान, लिू यूए ने अपनी वो मीठी सी आवाज में कहा और अपना छोटा सा चेहरा शियाओ जियान के सीने पर रगड़ने लगी। जियांग नियांसी ने टेबल पर एक केक का डिब्बा रखा। उसकी पतली उंगलियों ने उसे धीरे से शियाओ जियान की तरफ सरकाया। ये वही चॉकलेट फ्लेवर है जो तुम्हें पसंद है। मैंने शेफ को बोलकर इसमें शुगर कम करवाई है। शियाओ जियान की आंखें चमक उठी। तुम हमेशा मेरी छोटी छोटी बातें याद रखती हो। मैं वहां अंधेरे कोने में बैठा था। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे ही नाखून मेरी हथेलियों में गहरे धंस गए थे। 6 साल की शादी में जियांग नियांसी को आज तक ये नहीं पता चला कि मुझे कौन सा फ्लेवर पसंद है। पिछले जन्म में जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर था और मुझे मूंग दाल का केक खाने का बहुत मन था, तब उसने बस अपने असिस्टेंट को बोल दिया था कि कुछ भी ले आओ, और वो मेरे लिए आम फ्लेवर का केक ले आया था जिससे मुझे भयंकर एलर्जी थी। आज रात डिनर में क्या खाओगे? जियांग नियांसी की आवाज में वो नरमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। फ्रेंच या चाइनीज? शियाओ जियान मुस्कुराया। उसने अपने बैग से वो डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला और बोला, खाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं। उसने सीधा वो पेज खोला जहां साइन करना था। मैंने एक विला दिखा है, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा कैश कम पड़ रहा है। जियांग नियांसी ने पेपर पर क्या लिखा है ये देखे बिना ही पेन उठाया और सीधा साइन कर दिया। इसमें इतनी जियांग नियांसी के माथे पर एक हल्की सी सिकुड़न आई, लेकिन बच्चों की उन उम्मीद भरी आंखों को देखकर उसने हामी भर दी। ठीक है, ले लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शियाओ जियान ने बीच में ही कहा। उस विला में यूचेन, यूए और तुम्हारे लिए 3 कमरे अलग से रहेंगे। तुम लोग जब चाहो वहां आ सकते हो। ये सुनते ही बच्चे खुशी से उछल पड़े। लिू यूए ने तो शियाओ जियान के गले में बाहें डालकर उसे गाल पर एक किस भी कर दिया। अंकल जियान दुनिया में सबसे बेस्ट हैं, पापा से 1000 गुना अच्छे। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक बड़ा सा पत्थर मेरे सीने पर रख दिया हो। सांस लेना भारी हो गया। एक अजीब सी कड़वाहट मेरे गले तक आ गई। मैंने जियांग नियांसी को देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, वो प्यार और वो नरमी जो उसने मेरे लिए कभी महसूस नहीं की। जब मैं घर पहुंचा तो बाहर एकदम अंधेरा हो चुका था। मैंने बिना एक पल रुके सफाई शुरू कर दी। मुझे बस इस घर से निकलना था। जियांग नियांसी के महंगे कपड़े, बच्चों के जियांग नियांसी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हमेशा वाली वो बर्फ जैसी ठंडक थी। बच्चों को जियान के साथ वक्त बिताना पसंद है और तुम इतनी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। मैं कोई बतंगड़ नहीं बना रहा, मैंने बहुत ही नॉर्मल आवाज में कहा। झूठ! लिू यूए जोर से चिल्लाई। पापा को अंकल जियान से जलन हो रही है, इसीलिए आपने मेरा टेडी बियर डस्टबिन में डाल दिया। अब बहुत गंदे पापा हो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो अंकल जियान के पास ही रहूंगी, कभी आपके पास वापस नहीं आऊंगी। लिू यूचन ने भी अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, हाँ। जियांग नियांसी ने उन्हें चुप नहीं कराया। उसने बस अपने माथे पर हाथ रखा और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं सड़क पर तमाशा करने वाला कोई पागल आदमी हूं। बस अब बहुत हो गया ये ड्रामा, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा घमंड था। वो अपने कपड़ों की क्रीज ठीक करते हुए बोली, बोर्ड की एक जरूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, जो फेंकना है फेंको, लेकिन आवाज मत करना। दरवाजा बंद हुआ और उस सन्नाटे में मेरी आंखें अपनी आप लाल हो गईं।
ऐसा लग रहा था जैसे दिल के 1000 टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े हों। हर एक सांस खींचना दर्द दे रहा था। मैंने हाथ से अपने आंसू साफ किए, फर्श पर बिखरे हुए उन खिलौनों को देखा। अगले दिन जैसे ही डिवोर्स एग्रीमेंट साइन हुआ, मैंने उस घर की हर जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया। अब मैं सुबह 5 बजे उठकर बच्चों के लिए वो फैंसी न्यूट्रिशियस नाश्ता नहीं बनाता था। अब मैं रात रात भर जागकर जियांग नियांसी के लौटने का इंतजार नहीं करता था कि उसके लिए हैंगओवर सूप बनाऊं। जो काम मैं पहले प्यार से करता था, वो सब मैंने घर की मेड और हाउसकीपर पर डाल दिए। शुरू शुरू में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर चीजें बिगड़ने लगीं। लियू यूचेन रोज स्कूल के लिए लेट होने लगा। उसे रोज टीचर से डांट पड़ने लगी। लियू यूए को सुबह सुबह अपनी वर्कबुक नहीं मिलती थी। जियांग नियांसी की वो पुरानी पेंडुलम क्लॉक जिसे मैं रोज चाबी देता था, वो भी बंद पड़ गई। हाउसकीपर पागल हो गई थी, क्योंकि वो जियांग नियांसी के उन परफेक्ट स्टैंडर्ड्स को कभी मैच नहीं कर सकती थी। किचन में गंदे बर्तनों का पहाड़ बनने लगा। लिविंग रूम में जहां देखो वहां बच्चों के खिलौने पड़े रहते थे। प्रेस होने के बाद भी कपड़ों में वो बात नहीं थी। वो घर जो कभी एकदम मैगजीन के कवर जैसा दिखता था, अब धीरे धीरे एक कबाड़ खाना बन रहा था। एक दोपहर जब जियांग नियांसी ने बेडरूम का दरवाजा खोला, तो मैं खिड़की के पास बैठा आराम से एक किताब पढ़ रहा था। पर्दों से छनकर आ रही धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। तुम ये नाटक कब तक खींचोगी? उसने दरवाजे पर खड़े खड़े अपनी नीची आवाज में पूछा। मैंने किताब बंद की और बहुत सुकून से उसकी तरफ देखा। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। तो फिर तुम घर की चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? वो अंदर आई। उसके महंगे परफ्यूम की हल्की सी खुशबू कमरे में फैल गई। क्या तुम अब भी उस दिन वाली बात को लेकर मुंह फुलाए बैठे हो? मैं गुस्सा नहीं हूं। मैंने किताब को साइड टेबल पर रखा। बस अब मेरा ये सब करने का मन नहीं है। जियांग नियांसी की आंखें सिकुड़ गईं। वो अपनी उंगली से टेबल पर टैप करने लगी। वजह? थक गया हूं। मैंने सच कहा। घर में हाउसकीपर है ना, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? लियू हाउ यू, तुम आखिर चाहते क्या हो? उसकी आवाज और ठंडी हो गई। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो सीधे सीधे मुंह से बोलो। ये 3 साल के बच्चे की तरह हरकतें करना बंद करो। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी। मैं सच में अपसेट नहीं हूं नियांसी, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजा धड़ाम से खुला। लियू यूचेन और लियू यूए गुस्से से तमतमाते हुए अंदर घुसे। पापा बहुत आलसी हो गए हैं, लियू यूए चिल्लाई। हमें अंकल जियान चाहिए, वही हमारा अच्छे से ध्यान रखते हैं, लियू यूचेन भी पीछे से बोला। अंकल जियान पापा से ज्यादा अच्छे हैं, वो हम पर गुस्सा नहीं करते और पापा से 10,000 गुना बेहतर हैं। जियांग नियांसी चुपचाप मुझे देख रही थी। शायद उसे लग रहा था कि बच्चों की ये बातें सुनकर मैं टूट जाऊंगा या फिर से वही पुराना ल्यू हाउ यू बन जाऊंगा। लेकिन मैंने एक गहरी सांस ली और बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, अगर तुम्हें वो इतना ही अच्छा लगता है तो उसे यहीं बुला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कमरे का माहौल एकदम जम गया। जियांग नियांसी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। क्या तुम होश में हो? उसने पूछा। बिल्कुल होश में हूं। मम्मी चलो ना, लियू यूए ने झट से जियांग नियांसी का हाथ पकड़ लिया। मुझे अभी अंकल जियान के पास जाना है, मुझे उनके साथ ही रहना है, हमें पापा की कोई जरूरत नहीं है। लियू यूचेन ने मुझे देखकर जीभ चढ़ाई। पापा आप ही चले जाओ ना इस घर से। जियांग नियांसी ने मुझे आखिरी बार घूर कर देखा। जब उसे समझ आ गया कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, तो वो पलटी और बच्चों को लेकर वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। बाहर कार स्टार्ट होने की आवाज आई और धीरे धीरे दूर चली गई। मैंने आंखें बंद कर ली। बहुत जल्द मैं उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जिस दिन शियाओ जियान इस घर में शिफ्ट हुआ, उसने आते ही हाउसकीपर को पूरा लिविंग रूम बदलने का ऑर्डर दे दिया। ये सोफा बहुत डार्क लग रहा है। उसने उस महंगे लेदर सोफे पर हाथ फेरते हुए जियांग नियांसी की तरफ देखकर स्माइल की। नियांसी, क्या हम इसे हटाकर कोई क्रीम कलर का सोफा ला सकते हैं? जियांग नियांसी ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और सीधे हाउसकीपर को बोल दिया, मिस्टर शियाओ जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। मैं सीढ़ियों पर खड़ा ये सब देख रहा था। वो सोफा मैंने 6 महीने पहले कितनी रिसर्च करके कितने प्यार से चुना था, और अब वो घर से बाहर फेंका जा रहा था। लियू यूचेन और लियू यूए किसी पिल्ले की तरह शियाओ जियान के आगे पीछे घूम रहे थे। अंकल जियान, ये कुशन भी चेंज कर दो ना, पापा ने जो लिए थे वो बहुत गंदे दिखते हैं। शियाओ जियान ने बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। हाँ बेटा, हम सब बदल देंगे। मेरी मुट्ठी अपने आप भींच गई, लेकिन फिर मैंने खुद को शांत किया। वो कुशन मैंने तब बनाई थी जब जियांग नियांसी प्रेग्नेंट थी। मैंने अपने हाथों से उन्हें सिला था।
उनके अंदर वो खास कॉटन भरी थी जिससे बच्चों को एलर्जी ना हो, लेकिन आज वो मेरी परवाह के साथ साथ कूड़ेदान में जा रहे थे। अगले कुछ दिनों में वो घर मेरे लिए एकदम पराया हो गया। डाइनिंग टेबल पर जहां मैं बैठता था वहां अब शियाओ जियान बैठता था। वो बच्चों को बड़े प्यार से खाना परोसता। कभी कभी जियांग नियांसी खुद उसे अपने हाथों से कॉफी बना कर देती। उसकी आंखों में जो प्यार और परवाह शियाओ जियान के लिए थी वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। रात को लिविंग रूम की लाइट्स हल्की कर दी जाती और वो चारों सोफे पर बैठकर मूवी देखते। लिू युए शियाओ जियान की गोद में सो जाती और लिू यूचैन जियांग नियांसी के कंधे पर सिर रख लेता। उनकी हंसी पूरे घर में गूंजती और जब मैं वहां से पानी लेने गुजरता तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। मैं उस घर में एक भूत बन चुका था। फिर एक दोपहर मेरा फोन पागलों की तरह बजने लगा। स्कूल से कॉल था। पता चला कि बच्चों को बहुत भयानक एलर्जी हो गई है और उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। जब मैं भागता हुआ अस्पताल पहुंचा तो बच्चे इमरजेंसी रूम में थे। जियांग नियांसी बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी। उसका कोट उसके हाथ में था और उसकी आंखों में एक बहुत ही गहरा ठंडा गुस्सा था। लिू हाउ यू, उसने दांत पीसते हुए कहा। यह सब क्या है? मैं समझ नहीं पाया। क्या हुआ? उन्हें आम से एलर्जी हुई है क्या? तुम्हें यह भी नहीं पता तुमने उन्हें आम का जूस क्यों दिया? मैंने सीधा जियांग नियांसी ने एक बहुत ही ठंडी सी हंसी हंसकर कहा, अच्छा तो फिर किसने किया? हाउसकीपर ने या फिर बच्चों ने खुद आम का जूस बना लिया? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि नर्स ने दरवाजा खोला। बच्चे होश में आ गए हैं। हम अंदर गए। दोनों बेड पर लेटे थे। उनके चेहरे एकदम पीले पड़े हुए थे। हमें देखते ही वो थोड़ा हिले। क्या हुआ था बेटा? जियांग नियांसी ने बहुत ही प्यार से पूछा। दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अचानक दोनों ने अपनी उंगली मेरी तरफ कर दी। पापा ने किया, लिू युए रोते हुए बोली। पापा जो केक लाए थे उसमें आम था। पापा को पता था कि हमें एलर्जी है, फिर भी उन्होंने हमें वो खाने को दिया। लिू यूचेन ने भी जोर जोर से सिर हिलाया। पापा बहुत गंदे हैं। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया ताकि मैं गिर ना जाऊं। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? पापा ने ही किया है। लिू युए और जोर से रोने लगी। लिू यूचेन, लिू युए, तुम्हें पता भी है तुम कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो? मेरी आवाज कांप रही थी। बस बहुत हो गया। जियांग नियांसी अचानक उठी और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। लिू हाउ यू, क्या एक बाप ऐसा होता है? अपने ही बच्चों की जान से खेलना और फिर उन्हें झूठा साबित करना। नियांसी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। तुम कहना चाहते हो कि ये छोटे छोटे बच्चे तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? उसने मुझे धक्का दिया। इतनी सी उम्र में इन्हें झूठ बोलना क्या आता है? तुम पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। जियांग नियांसी उन्हें गले लगाकर चुप कराने लगी। मम्मी, लिू युए से सकते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है मेरी जान, जियांग नियांसी ने उसके आंसू पोंछे। तभी लिू यूचेन ने अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और एक बहुत ही खौफनाक बात कही। पापा को भी तो आम से एलर्जी है ना? पापा को भी आम का जूस पिलाओ। उन्हें भी दर्द होना चाहिए जैसे हमें हो रहा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जियांग नियांसी को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है, उसने कहा। उसने उंगलियां चटकाई और बाहर से 2 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड अंदर आ गए। इसे पकड़ो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या विरोध कर पाता, उन्होंने मुझे कुर्सी पर धकेल दिया। एक बॉडीगार्ड ने मेरे बाल पीछे खींचे और मेरा जबड़ा जोर से दबाकर मेरा मुंह खोल दिया। और फिर उन्होंने एक पूरा गिलास आम का जूस मेरे गले में उतार दिया। वो मीठा और गाढ़ा जूस सीधा मेरी सांस की नली में चला गया। मैं पागलों की तरह खांसने लगा। मेरा गला ऐसे जलने लगा जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। मेरे चेहरे और गर्दन पर लाल लाल चकत्ते उभरने लगे। मेरा चेहरा सूजने लगा और मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैं दर्द से तड़पते हुए पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख खुली। मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरा गला अभी भी छिल रहा था। चेहरे पर एलर्जी की सूजन और दर्द था। कमरे के बाहर से मुझे कुछ आवाजें आ रही थीं। नियांसी, मुझे सच में नहीं पता था कि उन्हें आम से इतनी एलर्जी है। मैं तो बस उनके लिए एक फ्रेश जूस बनाना चाहता था। ये शियाओ जियान था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है जियान। जियांग नियांसी की आवाज में इतनी मिठास थी कि मुझे उल्टी आ जाए।
तुम्हें पता नहीं था। अगर मैं पहले ही आकर बता देता कि जूस मैंने दिया है तो तुम हाउयू पर इतना गुस्सा नहीं करती। शियाओ जियान ने फिर से वो ड्रामा किया। यूचेन, यूए, उसने बच्चों से कहा, यह सब मेरी गलती है। तुम लोगों ने मुझे बचाने के लिए अपने पापा पर इल्जाम लगा दिया। अंकल जियान, हमें पता है कि हमने गलती की, लियू यूए रोते हुए बोली, लेकिन हम पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, लियू यूचेन ने भी कहा, पापा हर चीज में रोक टोक करते हैं। मीठा मत खाओ, जल्दी सो जाओ। हम तो चाहते हैं कि पापा हमेशा के लिए यहां से चले जाएं। मैंने बेडशीट को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गई। ये वो बच्चे थे जिनके लिए मैंने अपनी जवानी, अपना करियर, अपनी जिंदगी सब दांव पर लगा दिया था। ऐसा किससे बात कर रहे थे? उसने एकदम रूखेपन से पूछा। एक दोस्त से। मैंने फोन साइड में रख दिया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई। पिछली बार जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। वो जूस शियाओ जियान ने दिया था, लेकिन उसे बच्चों की एलर्जी के बारे में नहीं पता था। उसने ये बात ऐसे करी जैसे वो बता रही हो कि आज खाने में क्या बना है। चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मेरे दिल को एक और झटका लगा। प्यार और नफरत के बीच का फर्क कितना साफ था आज। वो मेरी खामोशी देखकर थोड़ी सी अटकी, फिर बोली, अगले हफ्ते बच्चे समर कैंप जा रहे हैं। मैं और जियान उनके साथ जा रहे हैं। तुम घर पर ही रहना। शायद उसे लगा कि मैं हमेशा की तरह चिल्लाऊंगा, बहस करूंगा या उसे रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने बस बहुत ही शांति से सिर हिला दिया। ठीक है, समझ गया। जियांग मियानसी ने भौहें से कूड़ी, जैसे उसे यकीन नहीं हुआ। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी। कंपनी का कुछ काम है कहकर वो मुड़ी और चली गई। दरवाजा बंद होते ही मैंने अपनी मुट्ठी खोली। मेरी हथेली पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जिनमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था। अगले कुछ दिनों तक मेरा फोन पागलों की तरह बजता रहा। शियाओ जियान मुझे लगातार समर कैंप की फोटोज और वीडियोस भेज रहा था। एक वीडियो में लियू यूचेन और लियू यूए अपने दोस्तों के बीच खड़े होकर बहुत चौड़ में कह रहे थे, ये शियाओ जियान हमारे पापा हैं। बाकी बच्चे कह रहे थे, वाओ, तुम्हारे पापा तो बहुत हैंडसम है। तभी एक बच्चे ने पूछा, अगर ये तुम्हारे पापा हैं तो वो अंकल कौन है जो तुम्हें रोज स्कूल से लेने आते हैं? वीडियो में दोनों बच्चों के चेहरे एक सेकंड के लिए उतरे। फिर लियू यूचेन बोला, अरे वो तो बस हमारे केयर टेकर हैं, हमारा बटलर है। ये सुनते ही मेरे हाथ से पानी का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया और उन टुकड़ों को देखते देखते अचानक जोर से हंसने लगा। तो मैं बस एक फ्री का बटलर था। कोई बात नहीं, इस बटलर का काम अब खत्म हो गया है। अब वो इंसान इनकी देखभाल करेगा जिसे ये अपना असली बाप मानते हैं। एक हफ्ते बाद दोनों बच्चे वापस घर आए। अंदर घुसते ही वो सीधे किचन में भागे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा घमंड था। पापा, लियू यूए जोर से बोली, आपको पता है स्पोर्ट्स डे पर अंकल जियान का पैर मुड़ गया था। मम्मी कितनी डर गई थी। लियू यूचेन ने बीच में ही बात काटी। हाँ, मम्मी ने अंकल जियान के लिए पूरा का पूरा अस्पताल बुक कर लिया, अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और पूरा टाइम उनके पास बैठी रही। मैं ओवन के सामने खड़ा था। मेरे हाथों में हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स थे। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। आप सुन भी रहे हो? लियू यूए ने चिढ़कर पैर पटका। मम्मी अंकल जियान से बहुत प्यार करती हैं, आपसे भी ज्यादा। तभी ओवन की घंटी बजी। एक बहुत ही मीठी सी खुशबू किचन में फैल गई। बच्चों की आंखें चमक उठी और वो दोनों ओवन के पास आ गए। केक, लियू यूचेन उछला, मुझे खाना है। मैंने ओवन से वो बेकिंग ट्रे बाहर निकाली। केक साइड से हल्का सा जल गया था। मैंने उसे देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर उसे सीधा डस्टबिन में डाल दिया। ये क्या किया आपने? लियू यूए जोर से चिल्लाई। वो तो ठीक था। जल गया था, खाने लायक नहीं था, मैंने बिना किसी इमोशन के कहा। आप झूठ बोल रहे हो। लियू यूचेन ने गुस्से में डस्टबिन पर लात मारी। आपने जानबूझकर फेंका है क्योंकि आप अभी भी हमसे गुस्सा हो। आप नहीं चाहते कि हम अच्छा खाना खाएं। पापा, लियू यूए का चेहरा लाल हो गया। आप बहुत बुरे हो, हमें आप जैसे पापा चाहिए ही नहीं। मैंने अपने हाथों से वो ग्लव्स उतारे। एक वक्त था जब इन बच्चों के एक आंसू पर मेरी जान निकल जाती थी, लेकिन आज ये मुझे दो छोटे छोटे शैतान लग रहे थे जो मुझे सिर्फ दर्द देना जानते थे। ठीक है, मैंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, मुझे भी तुम जैसे बच्चे नहीं चाहिए। जाओ अपने शियाओ जियान के पास जाओ। इतना कहकर मैं वहां से मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। पीछे से उनकी चीखें आई, हम आपसे नफरत करते हैं, हमेशा करेंगे।
मेरे कदम एक पल के लिए रुके, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। मैं सीढ़ियों पर चढ़ ही रहा था कि अचानक किसी ने मुझे पीछे से बहुत जोर से धक्का दिया। मैं संभल नहीं पाया और सीधा सीढ़ियों से नीचे आ गिरा। मेरा सिर जमीन पर जोर से टकराया। एक पल के लिए सब कुछ काला हो गया। पूरे शरीर में भयंकर दर्द उठने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मेरे माथे से कुछ गरम गरम बहकर मेरी आंखों तक आ रहा है। खून। मैंने धुंधली आंखों से ऊपर देखा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जियांग नियांसी की भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। उसके पीछे पीछे शियाओ जियान भी अंदर आ रहा था। मुझे खून में लथपथ देखकर वो दोनों एक पल के लिए रुक गए, लेकिन बच्चों ने तुरंत रोने का नाटक शुरू कर दिया। मम्मी! वो दोनों दौड़कर जियांग नियांसी से लिपट गए। पापा ने हमारा केक डस्टबिन में फेंक दिया और कहा कि उन्हें हम नहीं चाहिए। जियांग नियांसी की नजर डस्टबिन में पड़े उस केक पर गई और फिर मेरे खून से सने चेहरे पर। उसकी भौहें गुस्से से तन गईं। लियू हाओ यू, तुम छोटे बच्चों से लड़ने पर क्यों उतारू हो? उसकी आवाज में जरा भी परवाह नहीं थी। खून बह रहा है तुम्हारा और तुम पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो। मैं किसी तरह खड़ा हुआ। खून अब मेरे कॉलर तक पहुंच गया था। मैंने जियांग नियांसी को देखा और अचानक मुझे बहुत जोर से हंसी आ गई। तुम्हारी नजर में मैं कभी इस लायक था ही नहीं नियांसी। मेरी आवाज भारी हो गई थी। तुमने हमेशा मुझे सिर्फ एक नौकर समझा है ना, जो बस तुम्हारे घर और बच्चों को संभाले। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ठीक है, मैंने खून थूकते हुए कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारा असली पति तो शियाओ जियान ही है ना, और ये बच्चे भी उसी को अपना बाप मानते हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस परफेक्ट परिवार के रास्ते से हट जाता हूं। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। जियांग नियांसी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई एलियन हूं। लियू हाओ यू, अपनी हद मत भूलो, उसने चबा चबा कर कहा। हमारी शादी परिवारों ने तय की थी। इसमें प्यार व्यार जैसा कुछ था ही नहीं। तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? उसने एक बहुत ही ठंडी हंसी हंसी। मैं भी हंस पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ था। नियांसी, बस करो। शियाओ जियान ने अचानक बहुत ही शरीफ बनते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे डर गए हैं, पहले इन्हें ऊपर ले चलते हैं। जियांग नियांसी ने मुझे एक आखिरी बार घूरा। फिर उसने युए को गोद में उठाया और यूचेन का हाथ पकड़कर शियाओ जियान के साथ ऊपर चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरा खून अभी भी टपक रहा था। मुझे जिंदगी में पहली बार इतना गहरा पछतावा हो रहा था कि मैंने इस औरत से प्यार क्यों किया। लेकिन अब और नहीं, इस जन्म में मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। अगले दिन लियू यूचेन का जन्मदिन था। जियांग नियांसी ने शहर के सबसे महंगे होटल का पूरा फ्लोर बुक कर रखा था। पार्टी बहुत ग्रैंड थी। मैं एक कोने में दीवार से लगकर खड़ा था। सामने लियू यूचेन और लियू युए शियाओ जियान का हाथ पकड़े पूरे हॉल में फुदक रहे थे। जियांग नियांसी थोड़ी दूर खड़ी वाइन पी रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार शियाओ जियान पर जा रही थी। उन नजरों में वो प्यार था जो मुझे पूरी जिंदगी नहीं मिला। मेरे पास खड़े कुछ मेहमान बातें कर रहे थे। सीईओ जियांग सच में बहुत लॉयल है। इतने साल हो गए। वही तो, एक और आदमी बोला। कुछ लोग दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं कि उन्हें पति का टैग मिले या ना मिले, वो हमेशा नंबर 1 रहते हैं। और कुछ लोग चाहे कितने भी साल रगड़ लें, बच्चे भी पैदा कर लें, फिर भी पत्नी के दिल में जगह नहीं बना पाते। बेचारा अकेले ही मरेगा। मैं ये सब सुन रहा था, लेकिन आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरा दिल एकदम सुन्न हो चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली और चुपचाप लिफ्ट की तरफ चल दिया। मैं लिफ्ट में घुसा ही था कि दरवाजे बंद होने से 1 सेकंड पहले एक हाथ अंदर आया और शियाओ जियान अंदर घुस गया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी सी स्माइल थी। डिवोर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड 3 दिन में खत्म हो रहा है। उम्मीद है तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से निकल जाओगे। मैंने शांति से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। बिल्कुल, मुझे खुद यहां से जाने की बहुत जल्दी है। शियाओ जियान मुस्कुराया। तुम टेंशन मत लेना, मैं इस परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। वैसे भी नियांसी और बच्चों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें बहुत जल्दी भूल जाएंगे। लिफ्ट नीचे जाने लगी। मैं कुछ नहीं बोला। तभी अचानक एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। लिफ्ट पूरी तरह से हिल गई और लाइट चली गई। गुप्त अंधेरा। बचाओ! शियाओ जियान घबराकर चिल्लाया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला। नियांसी, मुझे बचाओ, लिफ्ट खराब हो गई है। धमाके की वजह से मैं दीवार से टकराया था और मेरे माथे से फिर से खून बहने लगा था। पता नहीं कितनी देर बीती।
बाहर से भारी जूतों की आवाजें आई। अंदर सब ठीक है? रेस्क्यू टीम के किसी आदमी ने पूछा। जल्दी हमें बाहर निकालो। शियाओ जियान पागलों की तरह लिफ्ट के दरवाजे पर मुक्के मार रहा था। मेरा पैर फंस गया है। दरवाजा तोड़ने की खौफनाक आवाजें आने लगी। थोड़ी देर में थोड़ी सी जगह बनी और एक रेस्क्यू वर्कर ने अंदर टॉर्च मारी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। दोनों के पैर मलबे में फंसे हुए हैं, लेकिन लिफ्ट कभी भी गिर सकती है। हमारे पास सिर्फ एक ही इंसान को निकालने का टाइम है। किसे बचाना है? मेरी धुंधली होती नजरों ने बाहर देखा। जियांग नियांसी वहां बच्चों को पकड़े खड़ी थी। उसकी नजरें सीधा शियाओ जियान पर थीं। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसे बचाओ, पहले जियान को बाहर निकालो। लियू यूचेन और लियू युए भी रेस्क्यू वर्कर के कपड़े खींचकर रोने लगे। अंकल, जियान को बचाओ, जल्दी। रेस्क्यू वर्कर ने मेरी खून से लथपथ हालत देखकर कहा, मैडम, ये दूसरे आदमी की हालत ज्यादा सीरियस है। इनका काफी खून बह चुका है। लेकिन जियांग नियांसी की आवाज में कोई रहम नहीं था। मैंने कहा ना, पहले जियान को बाहर निकालो। रेस्क्यू टीम को मजबूरन शियाओ जियान को खींचना पड़ा। मैं वहीं पड़ा पड़ा देखता रहा कि कैसे वो उसे बहुत संभल कर बाहर निकाल रहे हैं। लिफ्ट के केबल्स टूटने की आवाजें आ रही थी। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि जियांग नियांसी। मैंने थोड़ा हिलने की कोशिश की तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी आंखों से एक आंसू नहीं गिरा। शायद मेरा सारा दर्द, सारे आंसू उस लिफ्ट में ही खत्म हो गए थे। 3 दिन बाद जियांग नियांसी मुझे डिस्चार्ज कराने आई। वो दरवाजे पर एकदम परफेक्ट कपड़ों में खड़ी थी। उसकी नजर मेरे पट्टियों से बंधे सीने पर गई। जियान को पियानो बजाना होता है। मैं उसका पैर खराब होते हुए नहीं देख सकती थी। उसने ऐसे कहा जैसे वो बता रही हो कि उसने आज कौन सी कार खरीदी है। तुम तो वैसे भी घर पर ही रहते हो। अगर तुम्हें चलने में थोड़ी दिक्कत भी होती तो क्या फर्क पड़ता। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस उसे देख रहा था। वो औरत जिसे मैंने अपनी आधी जिंदगी से ज्यादा चाहा था। आज मुझे एहसास हुआ कि उसकी आंखों में मैं कभी था ही नहीं। नियांसी, मैंने बहुत भारी आवाज में पूछा, अगर उस दिन लिफ्ट में मेरी जान चली जाती तो क्या तुम्हें जरा सा भी फर्क पड़ता? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पर्स से एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड निकाला और टेबल पर फेंक दिया। ये फालतू के सवाल करना बंद करो। ये कार्ड रख लो। ये एक तरह से कंपनसेशन है। जब तक तुम चुपचाप घर में पड़े रहोगे, बच्चों को पालोगी, तुम मेरे पति कहलाओगे। मैं जोर से हंस पड़ा। पिछले जन्म में भी मैं मरते दम तक उसका पति ही था। लेकिन क्या मिला था मुझे? अकेलेपन में जलकर मरना। इस बार मुझे इस औरत का पति बनकर नहीं जीना था। मुझे अपनी जिंदगी जीनी थी। मैं उसे कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो उधर से शियाओ जियान की आवाज आई, नियांसी, मैं और बच्चे रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जियांग नियांसी की आंखें तुरंत चमक उठी। मैं बस आ ही रही हूं। उसने फोन रखा और अपनी घड़ी देखी। मुझे जाना होगा। ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है, वो तुम्हें घर ले जाएगा। उसने पलट कर भी नहीं देखा और चली गई। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि शियाओ जियान बहुत जल्द उसे डिवोर्स के पेपर्स थमाने वाला है। मैंने अपना फोन उठाया, जियांग नियांसी का नंबर ब्लॉक किया और डिलीट कर दिया। वो ब्लैक कार्ड मैंने वहीं टेबल पर छोड़ दिया। जब मेरी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो बाहर आसमान एकदम लाल और सुनहरा हो रहा था। मैंने बादलों को देखा, मुस्कुराया और आंखें बंद कर ली। प्यार के लिए खुद को पैरों की जूती समझने वाले लियू हाओयू की कहानी उसी शहर में खत्म हो गई थी। अब मेरे सामने यचिंग शहर था और मेरी एक नई जिंदगी। यचिंग पहुंचकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। ये शहर बहुत शांत था। मैंने कुछ दिन इधर उधर घूमा और फिर एक पुरानी शांत सी गली में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। मैंने उसका नाम रखा हाउ यू बुक स्टोर। दुकान छोटी थी, लेकिन वहां धूप बहुत अच्छी आती थी। 3 महीने के अंदर मैंने उसे एक बहुत ही कोजी और रिलैक्सिंग जगह बना दिया। यचिंग में जब बारिश होती है तो कई दिनों तक चलती है। ऐसी ही एक बारिश वाली दोपहर को मैं अपनी दुकान की शीशे वाले दरवाजे के पास खड़ा बाहर देख रहा था। तभी डोरबेल बजी। वेलकम कहते हुए मैं पलटा, लेकिन सामने जो खड़ी थी उसे देखकर मैं एकदम सुन्न रह गया। वो एक लंबी स्लिम सी औरत थी। उसके हाथ में एक काले रंग का छाता था जिससे पानी टपक रहा था, और उसकी उंगली पकड़े एक छोटी सी 5-6 साल की बच्ची खड़ी थी जिसके 2 छोटे छोटे पोनी टेल बने हुए थे। क्या आपके पास बच्चों की पिक्चर बुक्स हैं? उसने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में पूछा। अब मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा। वो किसी पेंटिंग जैसी लग रही थी। चाओ शिनयान सीनियर?
उसने मुझे गौर से देखा और फिर एकदम से चौंक गई। ल्यू, हाउ यू? मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। चाओ शिनयान हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की टॉपर थी, मुझसे 2 साल सीनियर, पूरे कॉलेज की क्रश, पढ़ाई में नंबर 1 और पियानो बजाने में भी मास्टर। क्या इत्तेफाक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी गोद से चिपकी उस बच्ची की तरफ देखा। ये आपकी बेटी है? याओ याओ, चाओ शिनयान ने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। याओ याओ, अंकल को हेलो बोलो। याओ याओ ने अपना मासूम सा चेहरा उठाया और बहुत ही प्यारी आवाज में बोली, हेलो अंकल। मेरा दिल उसी वक्त पिघल गया। मैं घुटनों के बल बैठ गया ताकि उसकी आंखों के लेवल पर आ सकूं। हेलो याओ याओ, तुम्हें कैसी किताबें पसंद हैं? अंकल तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बुक्स दिखाएंगे। याओ याओ ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाई और अचानक अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर मेरे गाल को छू लिया। अंकल, आप बहुत हैंडसम हो, बिल्कुल मेरे पापा जैसे। दुकान में एकदम सन्नाटा छा गया। चाओ शिनयान का चेहरा बदल गया। उसने कोई बात नहीं, मैंने बहुत प्यार से याओ याओ के सिर पर हाथ फेरा। याओ याओ, तुम्हें परियों की कहानियां पसंद हैं? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। अगले आधे घंटे तक मैं उसे किताबें दिखाता रहा। वो मेरे साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जिद करने लगी कि मैं उसे कहानी पढ़कर सुनाऊं। चाओ शिनयान पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। जब मैं द लिटिल प्रिंस की कहानी पढ़ रहा था तो याओ याओ मेरे कंधे पर सिर रखकर बहुत ध्यान से सुन रही थी। तुम बच्चों के साथ बहुत अच्छे हो, पैसे देते वक्त चाओ शिनयान ने कहा। याओ याओ अनजान लोगों से जल्दी बात नहीं करती, लेकिन तुम्हारे साथ वो बहुत कंफर्टेबल है। मैंने मुस्कुराकर किताबें बैग में डाली। मुझे भी इसके साथ बहुत अपनापन लगा। काश काश ही मेरी बेटी होती। ये बोलते ही मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन चाओ शिनयान ने बुरा नहीं माना, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। जाते वक्त याओ याओ ने मेरी शर्ट पकड़ ली। अंकल, क्या हम यहां रोज आ सकते हैं? मैंने उसकी छोटी सी नाक खींचते हुए कहा, बिल्कुल आ सकते हो, ये दुकान तुम्हारी ही है। उसके बाद वो दोनों मेरे बुक स्टोर के रेगुलर कस्टमर बन गए। हर वीकेंड वो आते। याओ याओ सोफे पर बैठकर पिक्चर बुक्स पढ़ती और चाओ शिनयान कोई मेडिकल बुक लेकर मेरे पास बैठ जाती। मैं उनके लिए स्पेशल फूलों वाली चाय बनाता। ये सब बहुत नॉर्मल था, लेकिन मुझे इसमें बहुत सुकून मिलता था। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। चाओ शिनयान ने मुझसे कहा, आज हम याओ याओ को अम्यूजमेंट पार्क ले जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? मैं मना करने ही वाला था, लेकिन याओ याओ की वो उम्मीद भरी आंखें देखकर पिघल गया। पार्क में बहुत भीड़ थी। याओ याओ ने एक हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे से मेरा। हम बम्पर कार्स में बैठे, झूले झूले। जब हम फेरिस व्हील बड़े वाले झूले पर सबसे ऊपर पहुंचे तो याओ याओ ने बादलों की तरफ इशारा किया। पापा वहां रहते हैं ना? मेरे दिल में एक दर्द सा उठा। चाओ शिनयान ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, पापा वहां से तुम्हें देख रहे हैं। तभी याओ याओ मेरी तरफ घूमी। अंकल, क्या आप मेरे नए पापा बन सकते हो? हम दोनों एकदम सुन्न रह गए। याओ याओ ऐसी बातें नहीं करते, चाओ शिनयान ने जल्दी से कहा। लेकिन मुझे अंकल बहुत पसंद हैं और अंकल को भी मैं पसंद हूं। वो जिद पर अड़ गई। मुझे ल्यू यूचेन की याद आ गई, वो भी ऐसे ही जिद करता था। मैंने याओ याओ के गाल छुए और धीरे से कहा, अंकल को तुम बहुत पसंद हो, लेकिन पापा तो एक ही होते हैं ना बेटा, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लौटते वक्त याओ याओ कार की पिछली सीट पर सो गई। चाओ शिनयान गाड़ी चला रही थी। थैंक यू, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। आज वो बहुत खुश थी। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा। सूरज ढल रहा था, धूप सीधा मेरी आंखों पर आ रही थी। मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया तो मेरी शर्ट की आस्तीन नीचे खिसक गई और मेरी कलाई पर वो गहरा घाव दिखने लगा। चाओ शिनयान की नजर उस पर पड़ी। उसने तुरंत नजरें हटा ली, लेकिन उसके माथे पर शिकन आ गई थी। एक हफ्ते बाद वो अकेली बुक स्टोर आई। उसके हाथ में एक थर्मस था। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, उसने थर्मस मुझे देते हुए कहा। कैमोमाइल टी है, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मैं थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे नींद नहीं आती? ये सच था। मैं जियांग नियांसी से दूर तो आ गया था, लेकिन वो आग, वो दम घुटना, वो आम का जूस, वो सब मुझे रात को सोने नहीं देता था। मैं एक डॉक्टर हूं, याद है? उसने अपने चश्मे को सही करते हुए कहा। उसकी आंखों में बहुत फिक्र थी। और एक दोस्त भी। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो ल्यू हाउ यू। प्लीज अपना ख्याल रखा करो। मैंने अपनी आस्तीन नीचे कर ली और मुस्कुराया। थैंक यू, जरूरत पड़ेगी तो जरूर बताऊंगा। उसके बाद वो और ज्यादा आने लगी। कभी वो कुकीज बनाकर लाती, कभी चाय। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत सी होने लगी। जब वो दोनों दुकान में होती थी तो मुझे लगता था कि जिंदगी ऐसी ही तो होनी चाहिए।
शांत, सुकून वाली और प्यार से भरी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं किताबें जमा रहा था कि डोरबेल बजी। बाहर चाओ शिनयान खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसकी बाहों में याओ याओ थी, जो तेज बुखार में तप रही थी। सॉरी, चाओ शिनयान रोने वाली हो रही थी। ये बस तुम्हें देखना चाहती थी, कह रही थी कि तुम्हारी कहानी सुनकर ही सोएगी। मैंने तुरंत उन्हें अंदर लिया। मैंने याओ याओ को गोद में लिया। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। अंकल आ गए हैं बेटा, अब डरना मत। उस पूरी रात में उसके बेड के पास बैठा उसे कहानियां सुनाता रहा। चाओ शिनयान मेरे पास ही बैठी थी। जब याओ याओ सो गई तब तक बारिश रुक चुकी थी। थैंक यू, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं उठने लगा, लेकिन बहुत देर से एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से मेरे पैर सो गए थे। मैं लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। जब मैं सीधा हुआ तो हम दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। हम दोनों की सांसें तेज हो गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हमने नजरें चुरा ली और माहौल में एक अजीब सी गर्मी छा गई। उधर जियांग न्यान्सी की दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। मुझे घर छोड़े हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। पहले तो उसे लगा कि मैं कोई ड्रामा कर रहा हूं और खुद ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब मेरे किसी दोस्त ने मेरा पता नहीं बताया और मेरा नंबर बंद आने लगा, तो वो थोड़ी टेंशन में आ गई। उसने अपना लैपटॉप खोला और मेरा बैंक अकाउंट चेक किया। वो ब्लैक कार्ड जो उसने मुझे दिया था, उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकला था। मैंने सिर्फ अपने कमाए हुए पैसे लिए थे। उसकी फैमिली का 1 पैसा भी नहीं छुआ था। कितना जिद्दी है। उसने एक ठंडी हंसी हंसते हुए लैपटॉप बंद कर दिया। सोच रहा है मैं उसे ढूंढूंगी। ये बचकानी हरकतें मुझ पर काम नहीं करेंगी। लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा खोखलापन आ गया था। अगली सुबह वो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। शियाओ जियान ने कॉफी बनाकर उसे दी। उसने एक घूंट पिया और तुरंत कप नीचे रख दिया। क्या हुआ? शियाओ जियान ने पूछा। ये बहुत मीठ। जियांग न्यान्सी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी घड़ी देखकर ऑफिस चली गई। शियाओ जियान ने शुरुआत में घर के काम करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। उसने सब कुछ नौकरों पर छोड़ दिया। बाहर से सब ठीक था, लेकिन घर में वो गर्माहट, वो सुकून गायब हो चुका था। वो इस्त्री किए हुए कपड़े, रात को सोने से पहले मिलने वाला वो गर्म दूध, सब कुछ खत्म हो गया था। एक रात जियांग न्यान्सी एक पार्टी से बहुत लेट लौटी। वो शराब के नशे में थोड़ी लड़खड़ा रही थी। उसने अपने असिस्टेंट को घर जाने को कहा और सोफे पर गिर पड़ी। घर में एकदम अंधेरा था, सन्नाटा। उसने अपना सिर दबाया और चिल्लाई, कोई है? तभी उसे एहसास हुआ कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। वो जब भी लेट आती थी, लिविंग रूम की एक हल्की सी लाइट हमेशा ऑन रहती थी और टेबल पर एक गर्म सूप रखा होता था। मिसेस वोंग, उसने हाउसकीपर को आवाज दी, आज घर में कोई लाइट क्यों नहीं है? और मेरा सूप कहां है? मिसेस वोंग भागती हुई आई। वो डरी हुई थी। सॉरी मैडम, लेकिन पहले जब आप लेट आती थीं तो मास्टर ल्यू खुद ये सब करते थे। हम भूल गए। और वो सूप भी मास्टर ल्यू खुद बाजार से सामान लाते थे और घंटों खड़े रहकर आपके लिए सूप बनाते थे। हमें किचन में आने भी नहीं देते थे। अगर आप कहें तो मैं अभी बना देती हूं। ये सुनकर जियांग न्यान्सी के दिल में एक अजीब सा झटका लगा। तो ये सब वो नौकर नहीं, ल्यू हाउ यू खुद करता था। वो वहीं किचन के दरवाजे पर खड़ी रह गई। पूरे 6 साल उसकी आवाज कांप रही थी हर बार जब मैं लेट आती थी। जी मैडम, मिसेस वोंग ने नजरें झुकाकर कहा। मास्टर कहती थी कि आपका पेट खराब रहता है, बाहर का सूप नुकसान करेगा। जियांग नियांसी की उंगलियां ठंडे मार्बल पर जम गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस परफेक्ट लाइफ के पीछे कोई पूरी रात जागकर उसकी परवाह करता था। क्या मैं सूप बनाऊं मैडम? नहीं, उसने भारी आवाज में कहा और सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। सब जाकर सो जाओ। वो अपने बेडरूम के पास से गुजरी। अंदर शियाओ जियान मजे से खर्राटे ले रहा था। वो वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई और उसे अचानक भी पुराने दिन याद आ गए, जब हमारी नई नई शादी हुई थी। उसे ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जानबूझकर बाहर रहती थी, लेट घर आती थी। लेकिन वो जब भी आती,
मैं लिविंग रूम के सोफे पर उसका इंतजार कर रहा होता था। कई बार मैं वहीं सो जाता था। वो मुझे देखकर भी अनदेखा कर देती थी और अपने कमरे में चली जाती थी, लेकिन मैं फिर भी रोज उसका इंतजार करता था। और फिर एक दिन उसने रुककर मुझ पर कंबल ओढ़ाया था। वो वहीं खड़ी खड़ी सोच रही थी कि आखिर वो सब कुछ कब और कैसे खत्म हो गया। शायद सब तब से बदलने लगा था जब शियाओ जियान वापस आया। उसके आने के बाद जियांग नियांसी धीरे धीरे घर कमाने लगी, बच्चों को भी उसके पास ले जाने लगी। उनका ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजरता था। ऐसा नहीं था कि मैंने कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन मैं गुस्से में बोल ही पड़ा था, तुम मेरी बीवी हो, यूचेन और यूए मेरे बच्चे हैं, फिर तुम हर रोज किसी और इंसान के पास क्यों जा रही हो? मेरी आवाज भर्रा गई थी, रुक गया था बीच में। आगे बोलने की हिम्मत नहीं बची थी, आंखें लाल हो गई थी। तुम लोग ऐसे हो गए हो कि मुझे समझ ही नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए हूं क्या, हस्बैंड या बस नाम का? लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में बस शियाओ जियान था। वो घर आई, मेरी बात सुनी और मुझे ही पागल समझ लिया। बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोली, क्या तुम भूल गए? अगर तुम बीच में नहीं आए होते तो जियान ही इस फैमिली का हिस्सा होता। मैं वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में देखकर दिल का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। उस वक्त उसने भी मेरी हालत देखी, मेरी आंखों में दर्द और विश्वास टूटने का वो भाव। एक पल के लिए उसके अंदर भी कुछ हिला था, लेकिन शियाओ जियान ही वो इंसान था जिसे वो सच में चाहती थी, तो उसने परवाह करना जरूरी नहीं समझा। मैं वहीं खड़ा रहा, बिना एक शब्द बोले, फिर चुपचाप मुड़ा और चला गया। उसके बाद मैंने कभी इस बारे में बात नहीं उठाई, जैसे वो बातचीत हुई ही नहीं। और जियांग नियांसी को लगा कि मैं समझदार हूं, कि मैंने मान लिया। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक बेचैनी जो समझ नहीं आ रही थी। वो उठी और बच्चों के कमरे में चली गई। यूचेन और यूए गहरी नींद में थे, उनके छोटे छोटे सिर एक दूसरे से टिके हुए। बेड साइड टेबल पर रखी फोटो में वो दोनों शियाओ जियान के साथ खड़े हंस रहे थे। मेरी सारी फोटोज कब की हटा दी गई थी। जहां पहले मेरी तस्वीरें लगा करती थी, वहां अब खाली जगह थी। पता नहीं क्यों उसका दिल भी उस खाली जगह जैसा खाली लगने लगा। वो मास्टर बेडरूम में नहीं गई, अकेली नीचे लिविंग रूम में आकर बैठ गई। खिड़की से ठंडी चांदनी अंदर आ रही थी। उसने कैबिनेट से विस्की की बोतल निकाली और बिना ग्लास लिए एक लंबा घूंट भर लिया। तीखी शराब ने गला जला दिया, लेकिन दिल की उस अजीब सी बेचैनी को छू तक नहीं पाई। उस रात के बाद जियांग नियांसी ने काम का बहाना बनाना शुरू कर दिया। घर आना और कम हो गया। वो ऑफिस में, मीटिंग्स में, बिजनेस ट्रिप्स पर कहीं भी रहती, बस घर नहीं आती। शियाओ जियान और भी बेलगाम हो गया। कभी जिम में पड़ा रहता, कभी अपने बालों और स्किन की देखभाल में लगा रहता। यूचेन और यूए को अब स्कूल ले जाने वाला कोई नहीं बचा था। पहले ये काम मैं करता था। शियाओ जियान बच्चों का फेवरेट बने रहने के लिए चुपके से उनकी स्कूल से छुट्टी करवा देता, उन्हें बाहर घुमाने ले जाता, आइसक्रीम खिलाता, गेम्स खेलता। धीरे धीरे बच्चे भी वैसे ही बनने लगे। स्कूल जाना बंद, पूरा दिन बाहर मटर गश्ती। शियाओ जियान को सब पता था, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। मैडम, यंग मास्टर और मिस कई दिनों से स्कूल नहीं गए हैं। टीचर का फोन आया था, कह रहे थे कि आप बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें, वो किसी की सुनते नहीं, कम से कम स्कूल तो भेजिए। ठीक है, मुझे पता है, बाद में देखती हूं। शियाओ जियान सोफे पर पसरा हुआ था, अपने नए पर्म किए हुए बालों को शीशे में निहार रहा था। उसने बटलर से कहा, उन्हें बताने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही काम में डूबी रहती हैं, और टेंशन क्यों देना। उसने फोन काट दिया। उसके बगल में बैठे उसके दोस्त ने मजाक में पूछा, सच में तू इन 2 बच्चों को पालने वाला है? मेरी मानो अमीर औरत पट गई ना, बस ये बच्चे तो सिर्फ झंझट है। मैंने कब कहा मैं पालूंगा? शियाओ जियान ने उबासी लेते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चालाक सी चमक थी। मैं तो चाहता हूं ये दोनों जितने बिगड़ सकें बिगड़ जाएं, ताकि आगे चलकर मेरे बच्चों को इनहेरिटेंस में कोई कंपटीशन ना हो। फिर उसने तुरंत बच्चों के क्लास टीचर को कॉल लगाया। टीचर, हाल ही में बच्चे कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से बिजी हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आपको पता ही है हमारी फैमिली की पोजीशन, इन्हें पढ़ाई पर इतना फोकस करने की जरूरत भी नहीं है, और इनकी माँ भी बहुत बिजी रहती हैं। कुछ हो तो मुझे डायरेक्ट बता दीजिएगा, उन्हें बताने की जरूरत नहीं। फोन रखने के बाद वो पूरी तरह निश्चिंत हो गया और 5 मिनट में ये बात भूल भी गया। उसी शाम शियाओ जियान जिम से लौटा। वो अब घर में कम ही रहता था। लिविंग रूम में बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थीं।
जैसे ही वो अंदर आया, दोनों बच्चे खुशी से उसकी तरफ भागे। अंकल जियान, आप आ गए, हमने आपको बहुत मिस किया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जो इंसान हमेशा मुस्कुराता था, आज उसके चेहरे पर एक ठंडा सा बेरुखी वाला एक्सप्रेशन था। पता है, बिजी हूं, खुद खेलो। यूचेन को लगा शायद मजाक कर रहा है। गुस्से में उसने अपना खिलौना जमीन पर पटक दिया। नहीं, आपको हमारे साथ खेलना होगा। ये सुनते ही शियाओ जियान का चेहरा अचानक बदल गया। वो नकली मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उसकी आंखों में एक ठंडी, डरावनी सख्ती आ गई। क्या बोला तुमने? मुझ पर आवाज उठा रहे हो? उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। तुम्हें पता भी है, मैं जल्दी ही तुम्हारी मां से शादी करने वाला हूं, इस घर का नया मालिक बनने। अच्छा है, समझ गए। उसने ठंडी नजर से उन्हें देखा। याद रखना, इस घर में अब सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। अगर दोबारा मुझ पर चीखे तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो ऊपर चला गया। उस दिन के बाद शियाओ जियान के इशारे पर घर के नौकर भी धीरे धीरे बच्चों को नजरअंदाज करने लगे। अब कोई उन्हें स्कूल लेकर नहीं जाता था, यहां तक कि उनका खाना भी अलग से नहीं बनता था। पहले शियाओ जियान खाता, फिर जो बचता वो बच्चों की प्लेट में आता। जिंगशी सिटी तपती धूप में जल रही थी। विला में एसी फुल स्पीड पर चल रहे थे। यूचेन और यूए प्ले रूम के कारपेट पर लेगो बना रहे थे। बीच बीच में डर डर कर शियाओ जियान की तरफ देखते, जो आईने के सामने खड़ा अपनी टाई सेट कर रहा था। अंकल जियान, यूए ने बहुत डरते हुए पूछा, क्या हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? आपने प्रॉमिस किया था। पिछले हफ्ते जब जियांग नियांसी ने शियाओ जियान को नई महंगी घड़ी गिफ्ट की थी, तब वो बहुत खुश था। खुशी में बच्चों से कह दिया था कि आइसक्रीम खिलाने ले जाएगा। लेकिन आज उसने पलटकर भी नहीं देखा। दिख नहीं रहा, बिजी हूं। यूचेन ने हिम्मत जुटाई। लेकिन पिछले हफ्ते आपने कहा था। कितने तंग करते हो यार तुम लोग। शियाओ जियान अचानक पलटा, हाथ में पकड़ी टाई को मरोड़ते हुए बोला, पूरे दिन बस खाना खाना, देखो कैसे सूख गए हो, कोई शक्ल है तुम्हारी? दोनों बच्चे डर के मारे पीछे हट गए। जब से मैं गया था, उन्हें शियाओ जियान की किसी भी चीज से केयर वाली फीलिंग नहीं आती थी। वो प्यार भरी मुस्कान, वो अंकल जियान सबसे बेस्ट है वाला इंसान, वो कब का गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ चिड़चिड़ापन, गुस्सा और धमकियां बची थी। अपने कमरे में जाओ, शियाओ जियान ने टिश्यू से हाथ पोंछते हुए चिल्लाया। तुम्हारी शक्ल देखना भी इरिटेटिंग है। यूए की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। पिछली बार जब वो रोई थी, शियाओ जियान ने उसकी जांग इतनी जोर से दबाई थी कि नीला निशान पड़ गया था, और धमकी दी थी कि अगर मां को बताया तो सारे खिलौने फेंक देगा। इन दिनों जियांग न्यान्सी बमुश्किल ही घर आती थी। जब वो शाम को लौटती, बच्चे पहले ही सो चुके होते। शियाओ जियान बाथरोब पहने, आफ्टर शेव की महक लपेटे उसका इस्तकबाल करता। काम खत्म हुआ? आखिर तुम घर आ ही गईं। वो बहुत जेंटल आवाज में बोलता और उसका कोट ले लेता। मर्जर प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कतें आ गई थी, अब से मैं घर आ पाऊंगी। जियांग न्यान्सी ने कोट उतारते हुए चारों तरफ देखा। बच्चे कहाँ हैं? काफी दिनों से नहीं दिखे। जल्दी सो गए होंगे, टेंशन मत लो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूं। शियाओ जियान ने उसकी कमर पकड़ ली और बहुत कैजुअली बोला, न्यान्सी, कल एक चैरिटी इवेंट है, मुझे एक अच्छी सी रिस्ट वॉच चाहिए। बात पूरी सुने बिना ही जियांग न्यान्सी ने सिर हिला दिया। खुद चुन लो, मेरा ब्लैक कार्ड यूज कर लेना। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर जब उसने बच्चों को देखा तो कुछ अजीब लगा। यूचेन और यूए असामान्य रूप से चुप थे। उनके चेहरे पतले पड़ गए थे, वो दोनों जैसे अंदर से सिकुड़ गए हों। जियांग न्यान्सी ने कॉफी का कप नीचे रखा और भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ, तबीयत खराब है? नहीं। यूचेन घबराकर जोर जोर से सिर हिलाने लगा। उसका हाथ कांप रहा था। चम्मच कटोरे से टकराई और खनक उठी। तभी शियाओ जियान किचन से फ्रूट प्लेट लेकर आया, चेहरे पर वही पुरानी जेंटल स्माइल चिपकाए हुए। टेंशन मत लो नियांसी, बच्चे एकदम ठीक हैं। उसने झुककर यूचेन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आवाज बहुत नरम थी, है ना यूचेन? यूचेन का पूरा शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसने सिर झुकाकर धीमे से कहा, हाँ। तभी जियांग नियांसी का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और टेबल से उठ गई। कंपनी का काम है, मुझे जाना होगा। दरवाजा बंद होते ही शियाओ जियान का मुखौटा उतर गया। उसने यूए के हाथ से दूध का ग्लास छीन लिया। इतनी स्लो पी रही हो? स्कूल लेट करवाओगी? जल्दी खत्म करो। तुम्हारी माँ इन दिनों घर पर है तो अब ठीक से स्कूल जाओ। कोई गड़बड़ की ना तो अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी काम कर गई। यूए डर के मारे कांपने लगी। जल्दी जल्दी ब्रेड खाने लगी, लेकिन गलती से टुकड़ा गले में अटक गया।
उसका चेहरा लाल हो गया, खांसी उठी। बेकार। शियाओ जियान ने घिन से मुंह बनाया। बिल्कुल अपने बाप पर गई है। उसी वक्त ऑफिस में जियांग नियांसी काम कर रही थी कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। बटलर का कॉल था। मैडम, यंग मास्टर को बहुत तेज बुखार है, 40.5 डिग्री। हमें डर लग रहा है। जियांग नियांसी तुरंत सतर्क हो गई। डॉक्टर को बुलाया? जी बुलाया है, लेकिन मिस्टर शियाओ ने कहा कि अर्जेंट नहीं है, वो खुद किसी पार्टी में चले गए हैं। ये सुनते ही जियांग नियांसी का चेहरा सख्त हो गया। मैं अभी आ रही हूं, फैमिली डॉक्टर को तुरंत चेक करने दो। जब वो भागती हुई बारिश में भीगती हुई घर पहुंची, यूचेन तेज बुखार में तप रहा था। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था, चेहरा सुर्ख लाल। फैमिली डॉक्टर आईवी लगा रहा था। उसका एक्सप्रेशन बहुत गंभीर था। इतना सीरियस कैसे हो गया? मैडम, इसे 4 घंटे से हाई फीवर है। अगर और देर होती तो निमोनिया हो सकता था, डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा। बच्चे की बॉडी पहले से ही कमजोर है, इसे तुरंत ट्रीट करना चाहिए था। जियांग नियांसी का दिल धक से हो गया। उसे वो दिन याद आ गए जब मैं घर में होता था। बच्चों को हल्का सा भी बुखार होता तो मुझे बिना थर्मामीटर के पता चल जाता। मैं उनके माथे पर हाथ रखता और बता देता कि कितना तापमान है। शियाओ जियान कहाँ है? उसकी आवाज में गुस्सा भर आया। बटलर हिचकिचाया। उन्होंने कहा कि ये बस मामूली सर्दी खांसी है, वो प्रेसिडेंट वोंग की बर्थडे पार्टी में गए हैं। जियांग नियांसी ने तुरंत फोन उठाया। फोन बहुत देर तक बजता रहा। आखिर उठा। पीछे से म्यूजिक, हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थीं। शियाओ जियान की आवाज खुश और हल्के नशे में थी। यूचेन का बुखार 40 के ऊपर है, तुम कहां हो? उसकी आवाज में पहली बार वो सख्ती थी जो उसने कभी शियाओ जियान के साथ नहीं दिखाई थी। शियाओ जियान तुरंत घबरा गया। सॉरी नियांसी, मुझे लगा नॉर्मल बुखार है, मैं अभी आ रहा हूं। करीब 1 घंटे बाद वो लौटा, अभी भी पार्टी वाला सूट पहने, आंखें हल्की लाल। भागता हुआ जियांग नियांसी के पास आया, चेहरे पर पछतावे का नाटक करते हुए। नियांसी, मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि यूचेन की हालत इतनी खराब है। जियांग नियांसी ने उसे देखा। उसके चेहरे पर मेकअप, शरीर से शराब की बू। उसके दिल में एक हल्की सी घुटन उठी, लेकिन ये वो चेहरा था जिसे उसने बरसों से चाहा था, इसलिए इस बार भी उसने खुद को नरम कर लिया। अगली बार ध्यान रखना। देर रात आखिरकार यूचेन का बुखार उतरा। तभी जियांग नियांसी का फोन फिर बजा। असिस्टेंट का अर्जेंट कॉल था। मैडम, कंपनी में इमरजेंसी है, आपको तुरंत आना होगा। जियांग नियांसी ने अपने बेटे को देखा जो बेड पर सो रहा था। एक पल रुकी, फिर शियाओ जियान से बोली, थोड़ी देर के लिए यूचेन का ध्यान रखना। शियाओ जियान ने तुरंत सिर हिलाया। डोंट वरी, मैं हूं ना। जियांग नियांसी जल्दी में बाहर निकली, लेकिन हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि कार की चाबी कमरे में ही रह गई है। वो वापस मुड़ी। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से शियाओ जियान की आवाज सुनाई दी, लेकिन अब उसमें वो नरमी नहीं थी। बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। छोटे कमीने, क्या ड्रामा कर रहा है? मेरी पार्टी खराब करवा दी। यूचेन की कमजोर रोती हुई आवाज आई, सॉरी अंकल जियान, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। सुन ले। शियाओ जियान की आवाज बिना किसी इमोशन के ठंडी और खतरनाक थी। अपनी मां के सामने बेचारा बनने की कोशिश मत करना। अगर कुछ भी गलत बोला तो देख लेना मैं क्या करता हूं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यूचेन सिसकते हुए बोला। प्लीज मुझे मत मारो। हाँ, समझदार है तू, बिल्कुल अपने घटिया बाप की तरह। दरवाजे के बाहर खड़ी जियांग नियांसी का पूरा शरीर जम गया। शियाओ जियान पलटा। सामने जियांग नियांसी की गुस्से से जलती आंखें देखी तो उसका चेहरा चूने की तरह सफेद पड़ गया। नियांसी, मेरी बात सुनो, मैं बस। जियांग नियांसी बिना रुके उसके पास पहुंची और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। वो लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराया। उसके सेट किए हुए बाल बिखर गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द में आग थी। मेरी पीठ पीछे तुम ऐसा करते हो? आज मेरे बच्चे को मारते हो, धमकाते हो, कल मुझ पर भी चढ़ जाओगे। निकल जाओ। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आज ही अपना सारा सामान लेकर इस घर से गायब हो जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना। शियाओ जियान जमीन से उठते हुए गिड़गिड़ाने लगा। मियांसी प्लीज, मैं बस थोड़ा चिढ़ गया था। मैं इन बच्चों से सच में प्यार करता हूं, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। उसने शियाओ जियान की तरफ देखा।
उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी और एक गहरी निराशा। शियाओ जियान उस नजर को सहन नहीं कर पाया और खुद ही एक कदम पीछे हट गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। शियाओ जियान कुछ बोलने ही वाला था कि जियांग नियांसी ने कॉल बटन दबा दिया। सिक्योरिटी, इस आदमी को अभी बाहर निकालो। जब तक शियाओ जियान की चीखती गिड़गिड़ाती आवाज कॉरिडोर में गायब नहीं हो गई, जियांग नियांसी वहीं बैठी रही, पूरी तरह टूटी हुई। यूचेन ने डरते डरते उसकी आस्तीन पकड़ी, रोते हुए बोला, मम्मी, मुझे पापा याद आ रहे हैं। क्या आप पापा को वापस ला सकती हैं? उसकी आवाज इतनी भरी हुई थी कि सुनना मुश्किल था। जियांग नियांसी को वो दिन याद आया जब मैं घर छोड़कर गया था। मेरी आंखों में वो दर्द और ठंडापन जो खुद उसी ने भरा था। उसका दिल एक बार फिर जोर से दुखा। तभी युए भी नींद से उठकर आई। आंखें मलते हुए उसने भी वही पूछा, मम्मी, मुझे भी पापा की बहुत याद आती है। पापा कब वापस आएंगे? जियांग नियांसी ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, बस दिल में एक अजीब सी कड़वाहट भरती जा रही थी। 2 दिन बाद यूचेन ठीक होकर डिस्चार्ज हो गया। जियांग विला की लिविंग रूम में शियाओ जियान का सारा सामान रखा हुआ था। वो चमकदार लेदर के जूतों में खड़ा था और जियांग नियांसी की बाह पकड़े गिड़गिड़ा रहा था। उसके नाखून उसकी स्किन में धंस रहे थे। नियांसी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसने अपना फोन निकाला और एक वीडियो दिखाया। उसमें शियाओ जियान युए की जांघ जोर से दबा रहा था। छोटी बच्ची दर्द से तड़प रही थी लेकिन आवाज नहीं निकाल रही थी। और ये भी देखो, उसने दूसरा वीडियो खोला। उसमें शियाओ जियान बच्चों के दूध में स्लीपिंग पिल्स मिला रहा था ताकि वो जल्दी सो जाएं और वो पार्टी में जा सके। शियाओ जियान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। तुमने मुझ पर नजर रखी? मैं अपने घर पर नजर रखती हूं। जियांग नियांसी की आवाज ठंडी और खतरनाक हो गई। तभी एक मीट डरते डरते सामने आई। मैडम, मुझे कुछ बताना है। उसने कांपते हुए शियाओ जियान की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में घृणा साफ थी। जब से ये इस घर में आया है, ये हमेशा बच्चों को भड़काता रहा है। तू झूठ बोल रही है, शियाओ जियान चिल्लाया। मेड ने हिम्मत जुटाई। मैंने खुद सुना है इसे कहते हुए, तुम्हारे पापा तुम्हें कैंडी नहीं देते क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करते। और ये भी कहा था कि अगर बच्चे कोई तरीका निकाल ले पापा को दूर करने का, तो वो सच में उनके साथ हमेशा रह सकता है। इसीलिए अगले ही दिन यंग मास्टर ने मास्टर लियू को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ये सुनकर जियांग नियांसी का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसने बटलर की तरफ देखा। उस दिन का सर्विलांस वीडियो निकालो। कुछ देर बाद बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो चला। पूरा लिविंग रूम खामोश हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, दोनों बच्चे मुस्कुराते हुए मुझे सीढ़ियों से धक्का दे रहे हैं और पीछे शियाओ जियान खड़ा सब कुछ देख रहा है। उसके चेहरे पर वो संतुष्ट, घमंड भरी मुस्कान, जैसे उसे वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था। मम्मी। युए अचानक दौड़ती हुई आई और जियांग नियांसी से लिपट गई। उसकी आवाज रोते रोते टूट रही थी। हमने बहुत गलती की है, हमें पापा वापस चाहिए। यूचेन भी पीछे पीछे आया। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अंकल जियान कहता था कि पापा अब हमें नहीं चाहते। क्या ये सच है? शियाओ जियान ने एक ठंडी हंसी हंसी। बिल्कुल सच है। उसे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। शायद अब किसी और औरत के साथ खुश होगा। फिर उसने जियांग नियांसी की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हें पता भी है, उस दिन तुमने जो साइन किया था वो घर खरीदने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो डिवोर्स एग्रीमेंट था। लियू हाओयू ने खुद तुम्हें दिया था। अब तुम दोनों के बीच कुछ भी बाकी नहीं बचा। तुमने अपने ही हाथों से उसे खो दिया। एक और जोरदार तमाचा गूंजा। शियाओ जियान की जहरीली बात बीच में ही रुक गई। जियांग नियांसी का हाथ हवा में था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। इसका सारा सामान बाहर फेंक दो, उसने बर्फीली आवाज में ऑर्डर दिया। जो कुछ भी मैंने खरीदा है वो एक चीज भी साथ नहीं ले जाएगा। शियाओ जियान ने अपना गाल पकड़ लिया। उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। जियांग नियांसी, तुम उस आदमी के लिए पागल हो गई हो। चुप रहो, तुम्हें पछतावा होगा। शियाओ जियान दरवाजे पर खड़ा चीख रहा था। तुम्हें लगता है लियू हाओयू अभी भी तुम्हें चाहता है? वो बहुत पहले तुमसे थक चुका है। धड़ाम, दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। उसकी सारी गंदी आवाजें वहीं रुक गईं। लिविंग रूम में एक डरावना सन्नाटा छा गया।
जियांग नियांसी धीरे से सोफे पर बैठ गई, दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। उनके छोटे छोटे शरीर कांप रहे थे, आंसू उसके महंगे कपड़ों को भिगो रहे थे। मम्मी, क्या पापा सच में हमें अब नहीं चाहते? युए ने रोते हुए पूछा। जियांग नियांसी का गला भराया। उसे वो दिन याद आया जब मैं घर छोड़कर गया था, वो डिवोर्स अग्रीमेंट जिस पर उसने बिना पढ़े ही साइन कर दिया था। उसका दिल ऐसे दर्द करने लगा जैसे किसी ने अंदर से मरोड़ दिया हो। नहीं, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद को समझा रही हो। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते। शायद बस थोड़ी देर के लिए दूर गए हैं। फिर वापस क्यों नहीं आए? यूचेन ने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर पूछा। क्या इसलिए क्योंकि हमने पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया था? जियांग नियांसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपने बेटे के आंसू पोंछे और कहा, मम्मी पापा को ढूंढेगी और उन्हें वापस लेकर आएगी। जब हाउसकीपर बच्चों को ऊपर ले गई, तब जियांग नियांसी अकेली सोफे पर बैठी रह गई। उसने फोन उठाया और असिस्टेंट को कॉल किया। बहुत धीमी आवाज में बोली, लियू हाओयू को ढूंढो, जितनी जल्दी हो सके। फोन काटने के बाद उसकी नजर फायरप्लेस के ऊपर रखी एक पुरानी फैमिली फोटो पर गई। 3 साल पुरानी तस्वीर थी। उसमें मैं सबसे किनारे खड़ा था। मेरी स्माइल जबरदस्ती की थी, नकली थी, लेकिन उस वक्त उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरा चेहरा तक उसे याद नहीं था उस फोटो में। अब सोचती थी कि शायद उसकी बार बार की अनदेखी ने ही मुझे तोड़ दिया था। मैडम, बटलर ने धीरे से उसकी सोच का ताना तोड़ा। डिनर तैयार है, क्या आप बच्चों को नीचे बुलाऊं? जियांग नियांसी ने सिर हिलाया। आज मैं उनके साथ डाइनिंग रूम में खाऊंगी। यूचन और युए चुपचाप खाना खा रहे थे। पहले जैसा शोर शराबा नहीं था। जो बच्चे पहले गोल मटोल खुश मिजाज दिखते थे, अब उनके चेहरे पतले और उदास हो गए थे। मम्मी, युए ने धीरे से कहा, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। वो कहाँ गए? इतने दिनों से वापस क्यों नहीं आए? जब आप उन्हें ढूंढूंगी तो क्या वो हमें माफ करेंगी? जियांग नियांसी का हाथ चम्मच पर रुक गया। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारे पापा हैं। पहले वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। रात के सन्नाटे में जियांग नियांसी स्टडी रूम में खड़ी थी। पिछले 6 महीनों की सर्विलेंस फुटेज देख रही थी। एक एक वीडियो में मैं चुपचाप घर का काम करता दिख रहा था। बच्चों का लंच पैक करता, उनके कपड़े इस्त्री करता, उसके लिए सूप बनाता। मैं कम मुस्कुराता था, लेकिन जब भी बच्चों को कुछ चाहिए होता, मैं हमेशा वहां होता। और फिर वो दिन आया जब बच्चों ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया और उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। जियांग नियांसी ने वीडियो बंद कर दिया। उसका दिल भारी हो गया। उसने सोचा, जब वो मुझे ढूंढकर वापस लाएगी, इस बार वो मेरे साथ ठीक से पेश आई थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी उंगलियां बेचैनी से टेबल पर टैप कर रही थीं। टेबल पर कुछ फोटोज फैले हुए थे जो उसके असिस्टेंट ने अभी अभी भेजे थे। हर फोटो उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। कंफर्म है, ये वही है? उसकी आवाज गहरी और खतरनाक हो गई। असिस्टेंट ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, जी मैडम, मास्टर ने यिचिंग में एक बुक स्टोर खोला है। ये फोटो पिछले हफ्ते की हैं। फोटो में मैं अपनी बुक स्टोर के सामने खड़ा था। पेड़ों की पत्तियों से छनकर धूप मेरे ऊपर गिर रही थी। मैंने एक सिंपल लिनन शर्ट पहनी हुई थी। बाल पहले से छोटे थे। मैं झुककर एक छोटी सी लड़की से बात कर रहा था और मेरी आंखों में एक नरमी थी जो बहुत दिनों से गायब थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चुभ रही थी वो ये थी कि मेरे पास एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। मैंने उस बच्ची को गोद में उठा रखा था और हम तीनों एक साथ खड़े थे, इतने हारमोनियस की जैसे कोई परिवार की तस्वीर हो। ये औरत कौन है? जियांग नियांसी ने फोटो पर उंगली दबाई, इतनी जोर से कि उस औरत का चेहरा ब्लर हो गया। जी मैडम, ये मास्टर की यूनिवर्सिटी सीनियर है। नाम है चाओ शिनयान और वो छोटी लड़की उनकी बहन की बेटी है जिसका इंतकाल हो चुका है। कॉलेज में इनकी बस जान पहचान थी। यिचिंग में दोबारा मिले हैं। मास्टर को वो बच्ची बहुत पसंद है। अक्सर उसे बाहर ले जाते हैं। मिस चाओ भी साथ जाती हैं। बस करो और कुछ मत बोलो। जियांग नियांसी ने हाथ उठाकर रोक दिया। उसके दिल में एक अजीब सी कड़वाहट उबल रही थी। लियू हाओयू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और औरत को उस नजर से देखने की? वो नजर जो सिर्फ मेरी थी। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला और युए और यूचेन नंगे पांव भागते हुए अंदर आ गए। उनके चेहरे अभी भी आंसुओं से गीले थे। मम्मी, युए उसके गले लग गई। मिसेस वांग ने बताया कि आपने पापा को ढूंढ लिया है। सच में?
जियांग नियांसी ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी नजर फिर उस फोटो पर चली गई। 3 महीने मैंने एक बार भी बच्चों से संपर्क नहीं किया और यहां मैं किसी और के साथ खुश दिख रहा था। क्या हम पापा के पास जा सकते हैं? यू चेन ने उसकी ड्रेस पकड़ते हुए पूछा। हमें पापा की बहुत बहुत याद आ रही है। जियांग नियांसी ने फोटो में हम तीनों को देखा, फिर एक ठंडी सी हंसी हंसी। प्लेन तैयार करो, उसने असिस्टेंट से कहा। फिर धीरे से यूए के आंसू पोंछे। हम पापा को वापस लेकर आएंगे। उसे यकीन ही नहीं था कि मैं सच में किसी और से प्यार कर सकता हूं। उसे लगा ये सब बस उसे जलाने के लिए है। आखिर मैंने उससे कितना प्यार किया था। 6 साल तक उसकी बेरुखी सहता रहा। अगर वो खुद बच्चों को लेकर आए तो मैं जरूर मान जाऊंगा। उसे पूरा भरोसा था। उसी समय यांचिंग के एक छोटे से पॉटरी वर्कशॉप में मैं मिट्टी को शेप दे रहा था। याओ याओ मेरे बगल में टेबल पर झुकी हुई थी। उसके छोटे से चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। अंकल देखो मैंने क्या बनाया। उसने एक अजीबोगरीब सा छोटा खरगोश दिखाया। मैंने झुककर देखा, फिर शरारत से उसकी नाक पर थोड़ी सी मिट्टी लगा दी। अरे खरगोश की नाक तो गोल होती है ना। याओ याओ खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने भी मुझ पर मिट्टी फेंकी। तभी चाओ शिनयान 3 कप गर्म चाय लेकर आई। उसके चेहरे पर भी हल्की सी मिट्टी लगी हुई थी। तुम दोनों, उसने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान छुप नहीं पा रही थी। इस जगह को युद्ध का मैदान बना दिया है। छत की खिड़की से धूप टेबल पर गिर रही थी। चाओ शिनयान ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे गाल पर लगी मिट्टी साफ करने लगी। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छूते ही एक पल के लिए रुक गईं। शायद उसे एहसास हुआ कि हम बहुत करीब हैं। उसके कान गुलाबी हो गए। याओ याओ ये देखकर खिलखिलाने लगी। उसने अपनी मिट्टी नीचे रखी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा और बोली, अंकल मैं बहुत खुश हूं। काश हमेशा ऐसे ही आपके और आंटी के साथ रह पाती। मेरा दिल एक पल के लिए हिल गया। मैंने चाओ शिनयान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद थी जो मेरे दिल की गहराई तक पहुंच गई। लेकिन फिर अचानक जियांग नियांसी और बच्चों की यादें लौट आईं और मेरी आंखें हल्की उदास हो गईं। चाओ शिनयान ने माहौल को हल्का करते हुए तुरंत कहा, याओ याओ ये देखो, तुम्हें ये पसंद आएगा। याओ याओ तुरंत भटक गई और अपनी पुरानी बात भूल गई। मैंने सिर झुकाया। मेरी उंगलियां मिट्टी को सहला रही थीं। दिल में गर्माहट भी थी और दर्द भी। बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा मैं अपना चेहरा देख रहा था। 3 महीने हो गए थे यचिंग आए हुए। आंखों के नीचे के काले घेरे अब काफी कम हो गए थे। चेहरे पर वो टेंशन की लकीरें भी गायब हो रही थी। शरीर के जख्म भर रहे थे। यचिंग की धूप और हवा ने जैसे मेरे अंदर के घाव भी सुखा दिए थे। लेकिन जब याओ याओ ने साथ रहने की बात कही, मम्मी क्या हम सच में पापा से मिलेंगे? यूए ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। जियांग न्यांसी ने अपनी ड्रेस ठीक की। उसकी आवाज मजबूत थी। हाँ, पापा तुम्हें देखकर जरूर खुश होंगे। असिस्टेंट तुरंत आगे आया और एक डॉक्यूमेंट दिया। मैडम, मास्टर की लोकेशन कंफर्म हो गई है। वो अभी शहर की ईस्ट साइड में एक पॉटरी वर्कशॉप में है, उन्हीं 2 लोगों के साथ। डॉक्यूमेंट के साथ एक फोटो भी थी। मैं एक छोटी बच्ची के सामने बैठा था, उसके चेहरे से मिट्टी साफ कर रहा था। मेरे पास एक लंबी खूबसूरत औरत खड़ी थी, हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। कांच की खिड़की से आती धूप हम तीनों पर गोल्डन ग्लो बना रही थी। इतना गर्म और हार्मोनियस सीन कि आंखों में चुभ जाए। जियांग न्यांसी की उंगलियां अनजाने में कस गईं। फोटो का कोना मुड़ गया। जिस तरह वो औरत मुझे देख रही थी, वो नजर, वो सॉफ्टनेस, उसने पहचान ली। वही नरमी जो मैंने कभी जियांग न्यांसी को नहीं दी थी। गाड़ी तैयार करो, अभी वहां चलना है। पूरे रास्ते यूचेन और यूए एक शब्द भी नहीं बोले। दोनों खिड़की के बाहर इस अनजान शहर को देख रहे थे। उनके छोटे छोटे हाथ बेच। गाड़ी पॉटरी वर्कशॉप के सामने रुकी। बड़े कांच के पार जियांग नियांसी ने मुझे तुरंत देख लिया। मैं एक सिंपल सफेद टी-शर्ट और जीन्स में था, पूरे ध्यान से मिट्टी को शेप दे रहा था। धूप मेरे चेहरे पर एक सुनहरी चमक दे रही थी। तभी याओ याओ ने शरारत से मिट्टी उठाकर मेरे चेहरे पर लगा दी। जियांग नियांसी को उम्मीद थी कि मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन मैं जोर से हंस पड़ा। वो हंसी खुली हुई, बेफिक्र, सच्ची, जो जियांग नियांसी ने बहुत लंबे अरसे से नहीं देखी थी। पापा, इतना कहते हुए यूए ने बॉडीगार्ड का हाथ छुड़ाया और अंदर की तरफ भागी। जियांग नियांसी उसे रोक नहीं पाई और पीछे पीछे गई। दरवाजा खुला, विंड चाइम बजी। मैंने ऊपर देखा और मेरी हंसी ठहर गई। यूए? मेरी आवाज हल्की कांपी। मेरी नजर बच्ची से होते हुए जियांग नियांसी पर गई, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिर्फ दूरी और ठंडापन। तुम लोग यहां क्यों आए हो? मुझे कैसे ढूंढा? जियांग नियांसी आगे बढ़ी। उसकी नजर चाओ शिनयान से होती हुई मुझ पर आकर ठहरी। लियू हाउ यू, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। बस अब ये सब बंद करो।
तुमने काफी सजा दे दी। बच्चों को भी अपनी गलती समझ आ गई है। चलो हमारे साथ। वर्कशॉप में सन्नाटा छा गया। सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। घर? मैं हल्का सा हंसा। बहुत ठंडी हंसी। कौन सा घर? पापा हमारे साथ चलो। यूए ने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। उसकी आंखों में अब जिद नहीं थी, सिर्फ इल्तिजा और डर था। हम आपको कभी नाराज नहीं करेंगे, सच में पापा। यूचेन भी तुरंत बोला। हमने अंकल जियान को भगा दिया है। मम्मी ने कहा अब से सिर्फ आप ही हमारे पापा हैं। मेरा चेहरा हल्का सा बदला। मैं नीचे बैठा, बच्चों की आंखों के लेवल पर। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। क्यों? यूए की आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या आप हमसे अब प्यार नहीं करते? ये सवाल सीधा दिल में धंस गया। मैंने एक कड़वी सी स्माइल के साथ कहा, पापा को सीढ़ियों से धक्का कौन ने दिया? पापा पर झूठा इल्जाम किसने लगाया? हम पापा से नफरत करते हैं ये किसने कहा था? किसने चाहा था कि कोई और उनका बाप बने? मैं रुका, फिर बोला, मैं मानता हूं शायद मैं परफेक्ट पापा नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा पूरी कोशिश की, तुम्हें प्यार दिया, तुम्हारा ख्याल रखा। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? दोनों बच्चों के चेहरे शर्म से झुक गए, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। यूचेन ने आखिर में हिम्मत की, पापा पहले हमें समझ नहीं थी, अब हमें अपनी गलती पता है, प्लीज हमें। चाओ शिनयान झुकी और याओ याओ को गोद में उठा लिया। उसे धीरे से सहलाते हुए बोली, डर मत बेटा, वो जहां भी जाएं तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हमें उनकी चॉइस रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर वो यहां नहीं भी रहे तो भी तुमसे मिलने जरूर आएंगे। जियांग नियांसी ये सब देख रही थी। उसके अंदर गुस्से का एक तूफान उठ रहा था। ये औरत कौन है? किस हक से इतनी अपनी सी बातें कर रही है? किस हक से वो बच्ची को गोद में लेकर मेरे पास खड़ी है जैसे वो एक परिवार हो? लियू हाउ यू? उसकी आवाज तेज हो गई। बस अब जिद छोड़ो, बच्चों को एक पिता की जरूरत है। तुम अपने ही बच्चों को छोड़कर दूसरों के लिए खड़े हो। उन्हें मेरी जरूरत है। मैं खड़ा हुआ। मेरी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो जियांग नियांसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब यूचेन ने मुझे सीढ़ियों से गिराया था तब उन्हें मेरी जरूरत थी। जब उन्होंने सबके सामने कहा था कि वो मुझसे नफरत करते हैं तब उन्हें मेरी जरूरत थी। जब उन्होंने शियाओ जियान को अपना पापा चुना तब उन्हें मेरी जरूरत थी। हर सवाल एक करारे तमाचे जैसा था। जियांग नियांसी चुप हो गई। दोनों बच्चे और जोर से रोने लगे, मेरी शर्ट पकड़कर। माफ कर दो पापा। ये रोते रोते सांस भी नहीं ले पा रही थी। अब से हम सिर्फ आपसे प्यार करेंगे, कभी आपको दुख नहीं देंगे। मेरी आंखें लाल हो गईं, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदला। चाओ शिनयान ने चुपचाप मुझे एक टिश्यू दिया। बस इतना काम ही काफी था जियांग नियांसी का खून खौलाने के लिए। तुम होती कौन हो? उसने ठंडी आवाज में कहा, हमारे फैमिली मामले में बोलने वाली। चाओ शिनयान ने बहुत शांत तरीके से अपने चश्मे को ठीक किया। उसकी आवाज स्थिर और मजबूत थी। मैं लियू हाओयू की दोस्त हूं, और जहां तक हक की बात है, उसने रोते हुए बच्चों की तरफ देखा। जिन लोगों ने उन्हें चोट पहुंचाई है उन्हें यह सवाल पूछने का कोई हक नहीं। जियांग नियांसी की मुट्ठी इतनी कस गई कि नाखून हथेली में धंस गए। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हवा भी जम गई लगती थी। तभी याओ याओ ने बहुत धीमी मासूम आवाज में कहा, अंकल, हमने जो बाउल बनाया था वो अभी पूरा नहीं हुआ। इस एक लाइन ने मुझे फैसला करने में मदद कर दी। मैंने एक गहरी सांस ली और जियांग नियांसी की आंखों में सीधा देखा। बच्चों को लेकर जाओ। लियू हाओयू, मैंने कहा ना, जाओ, हमारे बीच अब कुछ बाकी नहीं है। फिर मैंने बच्चों की तरफ देखा, और तुम दोनों, अगर सिर्फ पैसों की बात है तो मैं भेज दूंगा, लेकिन बाकी किसी चीज के लिए मुझसे बात मत करना। अगर दोबारा यहां आए तो मैं पुलिस बुलाने से नहीं हिचकिचाऊंगा। ये शब्द किसी भारी पत्थर की तरह थे। जियांग नियांसी का पूरा भरोसा चूर चूर हो गया। उसे पूरा यकीन था कि बच्चों को लाकर वो मुझे मना लेगी, लेकिन मैंने तो पलटकर देखना भी बंद कर दिया था। वो झुकी और दोनों रोते चीखते बच्चों को पकड़ लिया। यूचेन, यूए, चलो घर चलते हैं। नहीं, यूचेन रोते हुए बोला। उसने मेरी शॉर्ट और कसकर पकड़ ली। हमें पापा चाहिए। मम्मी ने कहा था आज पापा को साथ लेकर जाना है। मैंने आंखें बंद कर ली। आंसू चुपचाप बह गए। जाओ। चाओ शिनयान ने चुपचाप याओ याओ का हाथ पकड़ा। छोटी बच्ची ने तुरंत मेरी उंगली थाम ली, जैसे मुझे ताकत दे रही हो। मैंने खुद को संभाला और एक बार फिर बोला, शिनयान, इन्हें ले जाओ। मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। जो कुछ तुम लोगों ने किया, मैं माफ नहीं कर सकता।
जियांग नियानसी आखिरकार झुकी। दोनों छटपटाते बच्चों को पकड़कर दरवाजे की तरफ ले गई। बाहर जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। मैं नीचे बैठा याओ याओ को समझा रहा था। चाओ शिनयान मेरे पास खड़ी थी। हम तीनों की परछाई एक परिवार जैसी लग रही थी। वर्कशॉप में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं मशीन की तरह मिट्टी दबा रहा था। मेरी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी। याओ याओ चुपचाप मेरे बगल में बैठी थी। बीच बीच में मुझे देखती रहती थी। आखिर में उसने पूछा, अंकल, क्या आप बहुत दुखी हैं? मेरा हाथ रुक गया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, टेंशन मत लो, अंकल तुम्हारा बाउल पूरा करेगा। चाओ शिनयान ने बिना कुछ बोली एक कप गर्म पानी रखा। थोड़ा आराम कर लो। मैंने सिर हिलाया। मेरी नजर उस अधूरे बाउल पर गई। उसका शेप भी बिगड़ गया था, बिल्कुल मेरे दिल जैसा। वो बहुत पतले हो गए हैं। मैंने अचानक बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हूं। चाओ शिनयान कुछ नहीं बोली, बस मेरे पास खड़ी रही। खिड़की से आती धूप टेबल पर गिर रही थी। याओ याओ का बनाया वो छोटा सा बाउल हल्की रोशनी में चमक रहा था। आंटी, याओ याओ ने सोचते हुए कहा, हम अंकल के लिए कुछ बनाएं? चाओ शिनयान ने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या बनाना है? एक छोटा सा घर, याओ याओ खुश होकर बोली, ताकि अंकल के पास अपना नया घर हो। उसकी ये मासूम बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे मिट्टी से घर बनाते हुए देखा और चाओ शिनयान को उसे सिखाते हुए। अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों कब मेरी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गई। याओ याओ, तुम अंकल के लिए घर क्यों बनाना चाहती हो? मैंने धीरे से पूछा। उसने अपनी साफ मासूम आंखों से मुझे देखा। क्योंकि अंकल खुश नहीं हैं। आंटी कहती हैं कि घर वो जगह होती है जहां इंसान को सुकून मिलता है। मैं चाहती हूं कि अंकल हमेशा खुश रहें। मेरी आंखें फिर से लाल हो गईं। चाओ शिनयान ने हल्का सा सिर झुकाया। उसके कान गुलाबी हो गए थे। बच्चे बिना सोचे बोल देते हैं। थैंक यू, मैंने अचानक कहा। मेरी आवाज भारी थी, लेकिन मैंने आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की। तुम दोनों से मिलना सच में ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है। याओ याओ तुरंत मेरी गोद में कूद गई। उसने अपनी छोटी छोटी बाहों से मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली। अंकल, क्या हम हमेशा ऐसे ही साथ रह सकते हैं, जैसे एक फैमिली? चाओ शिनयान के हाथ हवा में ही रुक गए। उसकी उंगलियों से मिट्टी गिर गई। हमारी नजरें मिली और हम दोनों हल्के से शर्मा गए। याओ याओ, उसने धीरे से डांटा, ऐसे बोलोगी तो उन्हें प्रेशर होगा। कोई बात नहीं, मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए याओ याओ के सिर पर हाथ फेरा। फिर चाओ शिनयान की आंखों में देखकर बहुत नरम लेकिन पक्की आवाज में कहा, मुझे आप दोनों की जिंदगी का हिस्सा बनना बहुत अच्छा लगेगा। उन दोनों की आंखें चमक उठी, जैसे आसमान में दो तारे जगमगा उठे हों। मैं उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया। दिल का दर्द धीरे धीरे किसी और एहसास से भरने लगा। एक ऐसा सुकून जो बहुत लंबे अरसे से गायब था। येचिंग में उन दिनों बहुत बारिश हो रही थी। बुक स्टोर में ग्राहक कम आ रहे थे, लेकिन कई दिनों से एक लग्जरी कार बाहर सड़क पर खड़ी रहती थी। उसका मालिक हर रोज दरवाजे के सामने आता, लेकिन अंदर नहीं आता था। अंकल, देखो मैंने क्या बनाया। याओ याओ एक क्रेयॉन ड्राइंग लेकर भागती हुई आई, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, रुक गई। अंकल, आप फिर से उदास हो? मैंने जबरदस्ती स्माइल की और उसकी ड्राइंग ली। कुछ नहीं बेटा, ये छोटा खरगोश है ना, बहुत प्यारा है। हाँ, उसने खुश होकर सिर हिलाया, फिर खिड़की की तरफ इशारा किया। वो बुरे लोग फिर से आए हैं क्या, इसलिए आप दुखी हो? चाओ शिनयान शेल्फ के पीछे से आई। उसके हाथ में फूलों की गर्म चाय थी। वो खिड़की के सामने खड़ी हो गई, बाहर का नजारा छुपाते हुए। क्या पुलिस बुलाएं? उसने धीरे से पूछा। उसकी नजर उस लग्जरी कार पर गई जो एक हफ्ते से बारिश में खड़ी थी। धुंधले शीशे के पीछे दो छोटी छोटी परछाइयां दिख रही थीं, जो खिड़की से चिपक कर अंदर झांक रही थीं। मैंने सिर हिलाया। ये खुद ही चले जाएंगे। बारिश और तेज हो गई। अचानक सड़क के उस पार कार का दरवाजा खुला। यूए एक बड़ा काला छाता लेकर भागती हुई आई। छाता उसके शरीर से भी बड़ा था। वो लड़खड़ा रही थी। बारिश ने उसे सिर से पैर तक भिगो दिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो बस दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दस्तक देने लगी। पापा प्लीज दरवाजा खोलो। उसकी आवाज बारिश को चीरती हुई अंदर तक आ रही थी। मुझे पता है आप अंदर हो, आपने हमें देख लिया है, फिर भी बात क्यों नहीं कर रहे? क्या सच में अब हमें नहीं चाहते? मेरी उंगलियां पर्दे को कसकर पकड़ चुकी थी, इतनी जोर से कि सफेद पड़ गई थी। चाओ शिनयान मेरे पास आई। उसका हाथ धीरे से मेरे कांपते हाथ पर टिक गया। कुछ नहीं बोली, बस वहां खड़ी रही। एक आखिरी बार मैंने बहुत धीरे से कहा। मेरी आंखें अब मजबूत हो चुकी थीं। इस बार सब खत्म कर दूंगा। मैंने फोन निकाला, वो नंबर खोला जिसे बहुत पहले ब्लॉक कर दिया था, और एक मैसेज भेज दिया। कैफे में मैं खिड़की के पास बैठा उनका इंतजार कर रहा था। बाहर बारिश रुक चुकी थी। थोड़ी देर बाद जियांग नियांसी दोनों बच्चों के साथ आई। आज उसने अपना बिजनेस सूट नहीं पहना था। एक सिंपल सफेद शर्ट थी, हल्की सी सिकुड़ी हुई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। बच्चे भी बहुत कमजोर दिख रहे थे, कपड़े गंदे, चेहरे पतले, आंखें धसी हुई। पापा! यूए मुझे देखती ही दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो मुझे छूने वाली थी, मैंने हल्के से खुद को पीछे कर लिया। बैठ जाओ, मैंने सामने की कुर्सी की तरफ इशारा किया। जियांग नियांसी की आंखें कांपी। उसने धीमी आवाज में कहा, लियू हाउ यू? बच्ची ठीक नहीं है, उनकी तबीयत पहले से कमजोर है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मुझे पता है। मैंने उसे बीच में रोक दिया, बैग से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। ये उनका डेवलपमेंट जर्नल है, जन्म से लेकर अब तक की हर छोटी बड़ी बात, एलर्जी, दवाइयां, सब कुछ इसमें लिखा है। अब वो छोटे नहीं रहे। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम संभाल सकती हो। जियांग नियांसी का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आवाज कांप गई। इसका क्या मतलब है? मुझे ये सब नहीं चाहिए लियू हाउ यू, हमें बस तुम वापस चाहिए। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, सिर झुकाकर एक कड़वी सी हंसी हंसी, फिर धीरे से अपनी बाईं बाह की आस्तीन ऊपर की। एक गहरा डरावना निशान दिखा। ये उस रात का है जब यूचन ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था। कांच से कट गया था, 12 टांके लगे थे। मेरी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन हर शब्द जहर में डूबा हुआ था। और उस वक्त तुम लोग शियाओ जियान के साथ मस्ती कर रहे थे, एक परफेक्ट फैमिली बनकर। यूचेन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपनी पैंट ऊपर की। पैर पर एक बड़ा भयानक निशान था, जैसे कोई गहरा जख्म जो कभी पूरी तरह भरा ही नहीं। ये तब का है जब मैं लिफ्ट में फंस गया था शियाओ जियान के साथ। मेरी आवाज और धीमी हो गई। तुमने कहा था उसे पियानो बजाना है। बिना एक सेकंड सोचे मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। मैं रुका, बस थोड़ा और ये पैर शायद बचता ही नहीं। तुम लोग कहते हो तुमने जानबूझकर नहीं किया। मेरी नजर जियांग नियांसी पर। एक वक्त था जब पापा ने तुम दोनों को बहुत सच्चा प्यार किया था। यूए का जन्म वक्त से पहले हुआ था, सिर्फ 4.5 पाउंड की थी। पापा 7 दिन 7 रात इंक्यूबेटर के बगल खड़ा रहा। मेरी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। जब यूचेन को स्कूल में बच्चों ने सताया और वो डरकर स्कूल जाने से मना कर रही थी, पापा हर दिन उसे क्लास के दरवाजे तक छोड़ने जाता था। पापा को सबके जन्मदिन याद रहते थे, अपने हाथों से केक बनाता था तुम्हारे लिए। मैं रुका, लेकिन प्यार भी खत्म हो जाता है। जब तुमने पापा को सीढ़ियों से गिराया, कहा कि तुम पापा को फिर कभी नहीं देखना चाहती और शियाओ जियान को अपना बाप चुन लिया, उसी दिन ये रिश्ता खत्म हो गया। मैं खड़ा हुआ, कप के नीचे कॉफी के पैसे रखे और साफ साफ एक एक शब्द तौल कर बोला, पापा आज यहां सिर्फ ये बताने आया है कि पापा अब कभी वापस नहीं आएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि पापा की नई जिंदगी अच्छी है, बल्कि इसलिए कि पापा उस पुराने दलदल में दोबारा नहीं फंसना चाहता और अब तुम लोगों के साथ बेमतलब उलझना नहीं चाहता। इतना कहकर मैं बिना रुके मुड़ा और बाहर निकल गया। पीछे से यूए की दिल तोड़ देने वाली चीखें गूंज रही थी, लेकिन मेरे कदम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। पापा प्लीज हमें मत छोड़ो। सड़क पार करके मैंने कैफे का दरवाजा खोला। चाओ शिनयान याओ याओ का हाथ पकड़े कार के पास खड़ी थी। जैसे ही याओ याओ ने मुझे देखा, वो भागकर मेरी बाहों में कूद गई। उसके छोटे छोटे हाथ मेरी गालों को छूते हुए घबराहट से पूछने लगी, अंकल आप ठीक हो? उन्होंने आपको कुछ बोला तो नहीं? मैंने उसे उठाया, उसकी मुलायम गाल पर एक किस किया। अंकल बिल्कुल ठीक है बेटा, चलो घर चलते हैं। चाओ शिनयान मेरे पास आई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। 3 लोगों की परछाइयां धूप में कार की तरफ बढ़ रही थीं। सब कुछ इतना शांत, इतना सुकून भरा लग रहा था।
कपड़ा पकड़ लिया। उसकी आवाज में पहली बार असली वाला डर था। क्या पापा सच में अब हमें नहीं चाहते? जियांग नियांसी के पास कोई जवाब नहीं था। जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद लेकर वो यहां आई थी, वो अब पूरी तरह टूट चुकी थी। इस बार सच में उन्होंने मुझे हमेशा के लिए खो दिया था। मैं बालकोनी में खड़ा था। याओ याओ को गार्डन में पौधों को पानी देते हुए देख रहा था। उसने एक हल्की पीली सी ड्रेस पहनी हुई थी और कोई अजीब सी कविता गुनगुनाती हुई इधर उधर फुदक रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी। क्या सोच रहे हो? पीछे से किसी ने मुझे गले लगा लिया। चाओ शिनियान की ठुड्डी मेरे कंधे पर टिकी थी। उसके कपड़ों से अभी भी अस्पताल वाली वो हल्की सी महक आ रही थी। शायद अभी अभी अपनी ड्यूटी से लौटी थी। मैं पलटने से पहले ही मुस्कुरा दिया। बस वो दिन याद कर रहा था जब तुम पहली बार याओ याओ को लेकर मेरी दुकान पर आई थी। चाओ शिनियान हल्के से हंसी। उसकी आवाज में बहुत प्यार था। उस दिन मैंने सोचा था कि इतने सालों बाद भी कॉलेज का ये जूनियर इतना हैंडसम कैसे है। मक्खन लगा रही हो? मैंने हंसते हुए कहा। हमारी हंसी सुनकर याओ याओ के कान खड़े हो गए। उसने पानी का डिब्बा वहीं छोड़ा और एक छोटी सी तितली की तरह भागकर हमारे पास आ गई। आंटी, अंकल, आप दोनों क्या सीक्रेट बातें कर रहे हो? चाओ शिनियान झुकी। उसने याओ याओ को गोद में उठाया और उसके मिट्टी लगे गाल पर एक किस किया। आंटी बस अंकल से पूछ रही थी कि क्या अंकल हमारे साथ हमेशा रहना चाहते हैं। याओ याओ की आंखें एकदम से चमक उठी। उसने मेरी शर्ट कसकर पकड़ ली। सच में अंकल हमेशा हमारे साथ रहेंगे? मेरा दिल जैसे पिघल कर बहने लगा। मैंने उसकी उम्मीद भरी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। अगर याओ याओ चाहेगी तो अंकल हमेशा यहीं रहेंगे। मैं चाहती हूं, मैं बहुत चाहती हूं। याओ याओ खुशी से चिल्लाई और मेरी गर्दन से लिपट गई। फिर वो अचानक चाओ शिनियान की तरफ मुड़ी। आंटी, जल्दी से अंकल को रिंग दो ना, जैसे टीवी में दिखाते हैं। चाओ शिनियान के कान एकदम लाल हो गए। उसने शर्माते हुए अपनी पॉकेट से एक छोटा सा रेड वेलवेट बॉक्स निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये लो। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। क्या तुम तैयार हो? उसने अपना सवाल पूरा भी नहीं किया था और मैंने पहले ही हाँ में सिर हिला दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर दुनिया की सबसे सच्ची खुशी थी। ठीक 3 महीने बाद हमारी शादी हुई। उस दिन की धूप कुछ अलग ही खूबसूरत और गुनगुनी थी। चाओ शिनियान ने एक बहुत ही सिंपल सी वाइट ड्रेस पहनी थी। उसके हाथ में कोई महंगा बुके नहीं था, बल्कि वो जंगली फूल थे जो याओ याओ ने खुद अपने हाथों से तोड़े थे। वो मेहमानों की दुआओं के बीच मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आ रही थी। जैसे ही वहां मौजूद प्रीस्ट ने हमें ऑफिशियली पति पत्नी डिक्लेयर किया, याओ याओ खुशी से उछलकर मेरी बाहों में आ गई और सबके सामने बहुत हक से मुझे पापा बुलाया। तभी मैंने देखा, मेहमानों की भीड़ के सबसे पीछे 3 जानी पहचानी परछाइयां खड़ी थीं। चाओ शिनियान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जाकर बात करूं? उसने धीरे से पूछा। मैंने हल्के से सिर हिला। मैं गहरी सांस लेकर उस तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, युए भागकर मेरी तरफ आई। पापा, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने एक कदम पीछे ले लिया और उसे खुद से दूर ही रखा। मेरी आवाज एकदम ठंडी थी। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? जियांग नियांसी की नजर मेरे पीछे उस शादी के मंडप पर टिकी थी। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी और आंखों में एक ऐसा पछतावा था जिसे छुपाना अब उसके बस में नहीं था। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम तो बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे। कोई जरूरत नहीं है, प्लीज यहां से चले जाओ। मेरी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसा फाइनल डिसीजन था जिसे कोई बदल नहीं सकता था। जियांग नियांसी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने रोते हुए दोनों बच्चों को अपने पास खींचने की कोशिश की। उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ बेबसी थी। यू चैन, युए, चलो यहां से। नहीं। युए ने उसका हाथ झटक दिया और भागकर मेरे पैरों से लिपट गई। वो जोर जोर से रो रही थी। पापा, प्लीज मेरी तरफ देखो, बस एक बार मुझे देख लो पापा। मैं झुका। मैंने उस बच्ची को देखा जिसे मैंने कभी अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था, लेकिन मैं घुटनों के बल नहीं बैठा। मैंने बस बहुत ही आराम से उसके छोटे छोटे हाथ अपने पैरों से हटा दिए। गुड बाय युए, और यू चैन, अब मुझे कभी ढूंढने मत आना। जाओ, अपनी नई जिंदगी जियो। मेरी भी अब अपनी एक अलग लाइफ है। जैसे ही मैं वहां से मुड़ा, पीछे से जियांग नियांसी की टूटती हुई सिसकियां और उन दोनों बच्चों की चीखें मेरे कानों में आ रही थी। लेकिन जब मैं वापस अपने वेडिंग एरिया में पहुंचा
मैंने देखा कि याओ याओ फूलों की एक छोटी सी टोकरी लेकर मेरी तरफ भाग रही थी और चाओ शिन्यान धूप में खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। पीछे से आने वाली वो सारी आवाजें धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं, जैसे अब उनसे मेरा कोई लेना देना ही ना हो। बहुत बाद में मुझे जियांग फैमिली के उस पुराने बटलर से पता चला कि उनका क्या हाल हुआ। शाओ जियान को धक्के मारकर निकालने के बाद वो घर पूरी तरह बिखर गया था। जियांग नियानसी ने खुद को पागलों की तरह काम में डुबा लिया था। दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था और उनका बिहेवियर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। उन्होंने एक बार फिर यचिंग आकर मुझे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी ने उन्हें बाहर से ही भगा दिया। कभी कभी मैं पास्ट के सपने देखता हूँ। मुझे वो रात याद आती है जब यूचेन को तेज बुखार था और मैं पूरी रात जागकर उसके माथे पर पट्टियां रख रहा था। मुझे उन बच्चों की वो पुरानी मुस्कान याद आती है जब उन्होंने मुझे पहली बार तोतली जबान में पापा कहा था। लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुलती है, चाओ शिन्यान तुरंत समझ जाती है। वो मुझे धीरे से अपने गले लगा लेती है। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट होती है। लू, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है? उसने एक बार हल्के से डर के साथ मुझसे पूछा था। मैंने गार्डन में खेलते हुए याओ याओ और उन दो छोटी सी बिल्लियों को देखा और मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मेरी आज की जिंदगी में बहुत सुकून है। मेरा आगे का रास्ता पूरी तरह रोशनी से भरा है। अब मैं कभी पलटकर उन अंधेरों को नहीं देखूंगा। तभी याओ याओ दौड़ती हुई आई। उसने दोनों बिल्लियों को उठाया हुआ था। उसके गालों पर घास लगी थी और वो एक्साइटमेंट में चिल्ला रही थी, पापा ये कितनी क्यूट है ना, क्या हम इन्हें अपने पास रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उसके पसीने से भीगे चेहरे को प्यार से साफ किया। ये तुम्हारा घर है बेटा, यहां तुम भी अपने फैसले ले सकती हो। धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर हम तीनों के ऊपर गिर रही थी। रोशनी और परछाइयों का एक खूबसूरत सा खेल हमारे चारों तरफ बन रहा था। और वो अंधेरा जो कभी मेरी जिंदगी को घेरे रहता था, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।